जैसे एनिमल में बहुत सारे लुक्स थे, लेकिन अगर आप फिल्म देखोगे तो लोगों को ये पता नहीं चलता है कि माइकल जैक्सन का स्टाइल है। तो पुष्पा 1 का तो मैं लुक चेंज नहीं करता, अगर वही होता। पुष्पा 2 का होता तो ऑब्वियसली मैं कुछ और करने की कोशिश करता। फुद्दू फुद्दू बोलते तो फुद्दू लिखा के आता है इधर, तो वो करने के लिए मैं फिर पंजाब गया था। ये भी शाहिद का ही आइडिया था कि ये इज अ मैड गाय, जब मैंने काटे ना एक साइड के, बोला दूसरे कहीं छोड़ दे ऐसे। तो किसके अंदर इतनी, मुझे बताओ ना, किसके अंदर इतनी डेयरिंग होती है। तो सैफ सर के बहुत मीम्स बने थे, जो कि रावण को ऐसे कैसे प्रेजेंट किया। और मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आए थे कि घर से बाहर निकलना मत, मतलब पब्लिक पड़ी है तेरे को मारने के लिए। तो ऐसा नहीं कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे वो खड़े हुए, जिनके साथ थे कोई ऐसा खड़ा कि ये सब जो चीज़ है ना, ये सब हमसे ही सीखे हैं ये लोग। ऐसा नहीं कि ये अमित जी करते थे, अग्निपथ में ऐसे ही बैठे हैं, तो ये सब यही फॉलो करते हैं। महेश बाबू को देखो, आप एनटीआर को देखो, आप अल्लू अर्जुन को देखो, आप रामचरण को देखो, आप चिरंजीवी को देखो, और आप रजनीकांत सर को देखो ना। हमने बाल लंबे करने की बहुत कोशिशें की है सालों से। विराट और मैंने इतनी कोशिश की है बाल लंबे करने की, हम कर ही नहीं पाते। थोड़ा कर, क्योंकि पसीना इतना आता है, हेलमेट में इतनी देर बैटिंग करते हैं, मतलब होता ही नहीं है। अनंत को मैंने खाली ये बोला था कि हम लोग पूरी शादी में ना मैन बन रखेंगे, थोड़ा सा एक अलग अप्रोच लेंगे, बाल खुले नहीं छोड़ेंगे, तो एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट लेके चलते हैं। छावा में भी जब विकी कौशल का किया तो हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए थे, और लक्ष्मण नुतेकर सर खुश नहीं थे, मतलब जब भी लुक टेस्ट कर रहे थे, ही वॉज नेवर इम्प्रेस्ड। जब भी मैं कोशिश कर रहा था उनको मज़ा नहीं आ रहा था। सर, मैं आपकी जो जर्नी को देखता हूँ, इस पूरे प्रोसेस में मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि आपने न केवल अपने प्रोफेशन में अपना नाम बनाया, बल्कि अपने प्रोफेशन को भी सम्मान दिलाया। क्योंकि समाज जो है, मैं जो समझता हूँ, वो कहीं ना कहीं एक दर्जा जो है वो थोड़ा स्तर जो है नीचे देखता है, बट आपके थ्रू लोगों के विचार बदले हैं, सोच बदली है। जो आज जैसा आपने कहा हर्ष जी, लोग इतना दर्जा नहीं देते थे, और लोग हमेशा ही बोलते हैं कि नाई को बुला लो, मुंडन कर देगा घर पे आके जब बच्चे पैदा होते हैं। तो एक कल्चर रहा है। और इसके पहले मालूम है ज़माने होते थे तो हम दांत भी निकालते थे। आपके नाई जो, जब आप पुराने अगर वो बाबर्स के जो आप बाबा पोल्स देखोगे, हाँ, तो आप देखो उस पर वाइट, ब्लू और रेड ऐसे चक्री घूमती है राइट, हाँ। इंटरनेशनली। तो हम सब काम करते थे, हम दांत भी तोड़ते थे, शेविंग भी करते थे, मुंडन भी करते थे, सब करते थे पुराने ज़माने में। तो इसलिए आप देखो मेडिकल का वो है वाइट, और जो रेड है ना वो ब्लड है। ओके। हाँ, तो मेडिसिन का भी हो गया और ब्लड का भी हो गया, तो वो साइन है बाबा पोल। तो दूर से लोगों को दिखता था कि यहाँ पर हम दांत निकलवा सकते हैं, शेविंग करा सकते हैं, ग्रूमिंग करा सकते हैं, सब करा सकते हैं। तो ना ही सब कुछ करता था। लेकिन ये है कि कभी भी वो दर्जा नहीं मिला, क्योंकि उनको ट्रीट ही वैसा किया जाता था। तो जब मैंने सोचा कि इस फील्ड को किस तरीके से नाम दिया जाए, किस तरह से इसको अलग तरीके से लोगों का नज़रिया चेंज किया जाए। मेरे जो अब्बा हुजूर है उन्होंने काफ़ी कोशिश की, और वो इंडिया के फर्स्ट आइकॉनिक हेडर्स थे, जिन्होंने अमित जी का हेयर कट जो स्टाइल है पूरा चेंज किया। और अभी भी अमित जी वही हेयर स्टाइल रखते हैं। और उनकी जो सारी फिल्में थी, डॉन, दीवार, शोले, शराबी, अमर अकबर एंथोनी, वो सब उन्होंने स्टाइल की। और वो इतने फेमस थे कि इंटरनेशनल स्टार्स भी, जैसे ब्रूस ली हो गए, मोहम्मद अली हो गए, रिचर्ड हैरिस हो गए, फिर जो इंग्लैंड के क्रिकेट के कैप्टन थे वो टाइम पे, टोनी क्रेक, वो सब डैड से बाल कटाते थे। मतलब सब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मैं अपने डैड से अभी भी 100 कदम पीछे हूँ। क्योंकि वो टाइम का जो एरा था ना हर्ष, तब तो सोशल मीडिया नहीं था ना इतना कुछ स्ट्रांग थी एडवर्टाइजमेंट। जो भी था आपके नाम से ही चलता था जो भी है, और नाम बहुत कम सुनने मिलता था ना, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ें होती ही नहीं थी, टेलीविजन नहीं होता था। हाँ। बिल्कुल। और जैसे आजकल इतने सारे शोज फेमस है, जैसे कॉफ़ी विद करण, इसमें चल, तो मेरे डैड गए थे, तब एक शो हुआ करता था दूरदर्शन पर, तबस्सुम जी का, फूल खिले गुलशन गुलशन। हाँ, तो ही वॉज ऑल्सो इंटरव्यूड इन दैट शो। बहुत क्राइटेरिया होता था उस शो में जाने का। तो ही वॉज द फर्स्ट आइकॉनिक हेयर ड्रेसर ऑफ आवर कंट्री। लेकिन जब उनकी डेथ हुई ना, मैं सिर्फ 9 साल का था, और ही ऑल्सो डाइड वेरी अर्ली, ही डाइड एट द एज ऑफ 39। बहुत यंग थे। और जब वो उनकी जो डेथ भी हुई ना यार, वो अमित जी का हेयर कट कर रहे थे। एक फिल्म आई थी मर्द करके, याद है वो फेमस मर्द आ गया। तो मैसूर में उसकी शूटिंग थी, तो मैसूर में कॉन्टिन्यूटी का हेयर कट करने गए थे। कॉन्टिन्यूटी, अमिताभ बच्चन वॉज द फर्स्ट स्टार
to call hairdresser wherever he is shooting. अच्छा, Okay, For so he to started maintain the the trend. continuity. Yeah, he started the trend to maintain the continuity. अगर आप अमित जी की फिल्में देखोगे ना, कहीं भी आपको continuity, जब उनके बाल ना ऐसे दिखेंगे कि शेप बिगड़ गया बालों का, हाँ, Correct. उनकी जो आइकॉनिक हेयर स्टाइल हमेशा मेंटेन रही वो है. कान पे बाल, कान पे बाल, आगे से सेट, Yes. सब चीज, हर चीज उनकी परफेक्ट होती थी. तो माय डैड यूज्ड टू फ्लाई एवरीवेयर. सो व्हाइल डूइंग हिज हेयरकट ही गॉट अ चेस्ट पेन. सो अम्मी जी ने बोला कि आप अभी के अभी फ्लाइट लेके जाओ और मेरे घर के बाजू में ही आरोग्य निधि करके हॉस्पिटल है, जो जू में जो उनका प्रतीक्षा बंगलो है उसी के बगल में आरोग्य निधि हॉस्पिटल है. नेक्स्ट डे ही डाइड. तो मुझे याद है कि हाँ, कि मैं 9 साल का था, बहुत छोटा था, हम लोग कुछ पता नहीं था क्या करना है. और मेरे जो डैड थे वो बहुत जिंदा दिल थे, मतलब. और पुराने ज़माने में जितने भी कलाकार होते थे और एक्टर्स और फिल्म इंडस्ट्री में सब जिंदा दिल ही होते थे. किसी का बिजनेस माइंड नहीं होता था, बहुत कम लोग पैसा बचाते थे. तो रोज़ जो कमाते थे रोज़ उड़ाते थे. कुछ ऐसा जमा करने की कुछ नहीं होता था. बैंक वाले भी घर में आके आपकी गुल्लक लेके आते थे. याद है पुराने ज़माने में गुल्लक का फैशन, बैंक वाले आपके घर में आके एक गुल्लक देते थे कि आप इसमें चिल्लर जमा करना है, छोटा छुट्टा डाल देना, हम आपके हर महीने ले जाएंगे. अच्छा, यार पुराने ज़माने में ऐसा होता था. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता था आपके घर में, जितना आपने पैसे थोड़ा जमा किए गुल्लक में, वो आपसे ले जाते थे. ओके. तो उस तरह से आप सेविंग करते थे. हाँ. पुराने ज़माने में सेविंग नहीं होती थी लोगों की बहुत कम सेविंग हुआ करती थी और सर, कमाई भी आपकी बहुत कम हुआ करती थी. लेट 70s की बात जी कर रहे हैं. जी जी. तो मेरे डैड, ही डाइड इन 84. ओके. 28 March 1984. So when he died, we had only 13 rupees in the bank. सिर्फ 13 रुपए बैंक में थे. कुछ नहीं था घर के अंदर. ना हमको एक्चुअली किसी से मदद भी मिली. हमें जो मदद मिली ना, वो कुछ अलग ही लोगों से मिली. तो ऐसा नहीं कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे वो खड़े हुए, जिनके साथ थे, कोई ऐसा खड़े आए, थोड़े बहुत 1-2 हफ्ते 1 महीना साथ में थे, फिर चले गए सब. कोई आपके साथ रहता नहीं है. जैसे बोलते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम. तो वैसा ही सिचुएशन थी हमारी कि चढ़ते सूरज को सलाम. मैंने भी ये सब चीज़ें देखी कि जो रोज़ महफिल जमती थी घर के अंदर, जितने एक्टर्स स्टार्स ये सब आते थे, वो अचानक से सब गायब हो गए. अच्छा. तो कोई रहा नहीं. तो मेरी माँ सब जगह दर दर जाती थी कि कोई मदद कर दो, घर में खाने के लिए नहीं है, ये नहीं है. सबने थोड़ा बहुत किया, लेकिन इससे ज़्यादा कोई कुछ करता नहीं. और मैं आपको बताऊँ, आज भी कोई नहीं करता है. तो मैं दुनिया को समझ चुका हूँ कि यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ. तो तब मेरे दिमाग में ऐसे बचपन में ये सब चीज़ें ऐसी थी कि मैं कैसे सब चीज़ वापस लेके आऊँ जब मैं बड़ा हूँ. जो लोग छोड़ के गए हैं, जो स्टारडम डैड छोड़ के गए, जो लेगेसी छोड़ के गए, ये सब मैं वापस कैसे लेके आऊँ. 9 साल में तो सर आपने कुछ सीखा नहीं होगा उनसे. कुछ नहीं सीखा मैंने, अपने डैड से कुछ भी नहीं सीखा. मैं सिर्फ जो कुछ मेरे नज़रों में था, एक फ्लैशबैक होता है ना, और जब उनकी कटिंग्स पढ़ता था न्यूज़पेपर की, जो बचा काट काट के रखते थे, तो उससे मैं इंस्पायर होता था कि इतना आइकॉनिक इंसान कैसे बन सकता है. क्या किया होगा मेरे डैड ने इतना आइकॉनिक बनने के लिए. तो मुझे क्या करना है. तो मुझे उनसे एक्चुअली 200 कदम आगे जाना है. तब मैं उनके लेवल तक आऊँ या उनसे नीचे रहूँ. तब भी आजकल लोगों ने मेरे डैड को देखा नहीं है, तो उनको तो पता नहीं क्या क्रेज है आजकल के बच्चों को. पुराने लोगों को पता है. उस जमाने में 70s में अमिताभ बच्चन के साथ ट्रैवल कर रहा है, बिग बी के साथ हेयर कट कर रहा है. इट्स अ बिग थिंग. और अमित जी को अब क्या होता है, देखा देखी सब करते. फिर अमित जी अगर ट्रैवल कर रहा है तो विनोद खन्ना के साथ भी, फिर शशि कपूर के साथ भी, फिर शत्रुजी के साथ भी, फिर जितेंद्र के साथ भी. तो सब इंडस्ट्री में सबके डैड करते थे. ऐसा कोई एक्टर बचा नहीं था जिसके डैड नहीं करते थे. बिल्कुल. तो मुझे ऐसा था कि मैं ये कैसे वापस मेरे पास सब आए. और हमारा जो फील्ड है, इसमें आप बात करके किसी से आपके हाथ नहीं आता. आपको काम तो अच्छा ही करना पड़ेगा और आपको प्रूव करना पड़ेगा. जैसे आप बोलते हैं नेपो किड या नेपोटिज्म. नेपोटिज्म होता ही नहीं क्रिएटिविटी में. राइट. यू हैव टू परफॉर्म. इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, पीपल विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू, दे विल डू समथिंग फॉर यू, दे विल नॉट गिव देयर हेड टू यू. फॉर दैट यू हैव टू परफॉर्म. तो सर, आपको जैसे फिल्म इंडस्ट्री में थे ऑलरेडी आपके पिताजी, तो क्या कोई मतलब इसलिए सपोर्ट नहीं मिला कि ठीक है चल तू इंडस्ट्री में आ, अपना ये स्टार्ट कर, हम सपोर्ट करेंगे. इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री में देखो, कोई ऐसा सब आपको इज्जत सबसे बात करेंगे, आपको प्यार देंगे. अगर आपने एक फ्लॉप पिक्चर बनाई ना एज ए डायरेक्टर या दिस, वो आपके साथ क्यों काम करेगा हीरो. ओके. आपका चाय पिएगा, खाना खाएगा, पार्टी करेगा, सब करेगा. बट इफ यू आर डिलीवरिंग बैड फिल्म्स एज अ डायरेक्टर, व्हाई एन एक्टर विल वर्क विद यू. ही विल नॉट वर्क विद यू. ही विल बी फ्रेंडली विद यू. करेक्ट.
बट वो आपका काम है, वो अपनी लाइफ क्यों वेस्ट करे, अपने जिंदगी के 1 साल या 2 साल आपके साथ क्यों वेस्ट करे? ये भी बात सही है। दोस्ती यारी रहेगी तो वही कह रहा हूँ, अगर मेरे रिलेशनशिप भी अगर मेरे अब्बा हजूर के रहे होंगे तो दोस्ती यारी रहेगी। एक बार आपको मिलेगा लाइफ में या कुछ हेल्प करनी हो कर देगा, वो आपसे काम क्यों करवाएगा? वो आपसे काम तभी करवाएगा जब आप परफॉर्म कर पाओगे। राइट। और आप ऐसा परफॉर्म करो कि कोई दूसरा परफॉर्म आपके ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर भी तो रहेंगे ना। तो यू हैव टू बी बेटर। आप अपने कॉम्पिटिटर से 100 कदम ज़्यादा सोचना चाहिए आपको, तब जाके आप, क्योंकि जब अगर आप कंपटीशन कर रहे हो या आप, एक हेल्दी कंपटीशन होता है हर एक क्रिएटिव फील्ड का, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत सिक्योर हूँ, बहुत सिक्योर हूँ। मैं कभी ऐसा सिक्योर फील नहीं करता हूँ क्रिएटिविटी में। मैं हमेशा थोड़ा सा इनसिक्योर रहता हूँ कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, इंटरनेशनली हेयर ड्रेसर्स क्या कर रहे हैं, या इंडिया में जो चंडीगढ़ में कोई बाल काट रहा है, या लखनऊ में कोई बाल काट रहा है, या जालंधर में कोई बाल काट रहा है, वो इतने अच्छे बाल काट रहा है, मैं क्यों नहीं काट पा रहा हूँ? अच्छा। तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ फिर। सर आप अवेयर रहते हैं, ये सब देखते? बिल्कुल, मैं सबको स्टॉक करता हूँ, हर एक बंदे को स्टॉक करता हूँ। कुछ नया स्टाइल भी आया तो आप उसको सीखते हैं? अभी बिल्कुल भी सीखते हैं? बिल्कुल। आप अगर मेरे घर में आओगे तो हर जगह आपको सामान हमेशा बिखरा हुआ ही मिलेगा, और हर जगह मैनिक्विन दिखेगी आपको पड़ी हुई। तो जब जैसे बोलते हैं ना, जैसे म्यूजिशियंस हो गए, जब अगर आप रियाज नहीं करोगे तो आप वहाँ नहीं पहुँचोगे। आप हमेशा ऑटो ट्यून पे काम करोगे। बिल्कुल। हमारे में ऑटो ट्यून चलता ही नहीं है, हर चीज़ लाइव है। आप जब परफॉर्म करोगे, अगर आप फोटो पोस्ट कर रहे हो तो उसको आप एडिट कर सकते हो। अब मैं चलते फिरते बंदे को कहाँ से एडिट करूँगा? हाँ, ये बात भी सही है। मैं कहाँ से एडिट करूँगा उसको? ये तो चलता फिरता बंदा है ना। तो लाइव गाने में और गाना सुनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए जो लाइव गाता है उसकी इज्जत बहुत होती है। और जो ऑटो ट्यून करते हैं वो तो सबको पता है ऑटो ट्यून है। तो हमारे में सब चीज़ लाइव है। हम अगर सैलून में कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उसको एडिट नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मेरी सीजर ही एडिट कर सकती है उनके बालों को। राइट। तो वो कला और वो शफा, उस पर आपको रियाज करना बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव टू बी टेक्निकली रियली साउंड, और हाउ टू बी डिफरेंट। एक तो अगर टेक्निकली साउंड सब होते हैं, अब सब स्कूल जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, बाल काटना सीखते हैं, लेकिन क्या आप अलग हो? क्या कोई आप ऐसी चीज़ क्रिएट कर रहे हो कि इट्स अ हेड टर्नर, कि दूसरों से अलग है, या दूसरे क्या आपने कभी देखी नहीं है लाइफ में? तो मैं उस चीज़ पे काम करता हूँ। टेक्निक कोई नहीं जानना चाहता कि अगर आपको किसी के बाल अच्छे लगे, आप कभी पूछते हो यार व्हाट टेक्निक, क्या सेक्शनिंग किया था, कैसे बाल उठाया था? आप ये बोलोगे वाह व्हाट अ हेयरकट, ब्यूटीफुल, किसने किया, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। आप एंड रिजल्ट के बारे में बात करते हो, तो मैं उस पर तवज्जो देता हूँ हमेशा कि एंड रिजल्ट ऐसा हो कि लोग देख के पागल हो जाए। तो वो फिल्मों का काम हो या कोई भी नॉर्मल बंदा हो जो कि फिल्मों में काम नहीं करता है, ना स्पोर्ट्समैन हो, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि शुरू में बंदा कैसा लग रहा था और बाद में बंदा कैसा लग रहा है 1 घंटे बाद, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होना चाहिए। यस करेक्ट सर। मुझे लगता है कि अगर आज फादर होते हैं आपके जी, तो जिस हिसाब से आपने कामयाबी ली, गर्व तो उन्हें भी ज़रूर होता। गर्व तो ऑब्वियसली बहुत होता, क्योंकि देखो उन्हीं का नाम मेरे नाम से पहले आता है। तो मेरा जो ब्रांड नेम है वो भी हकीम जालिम है, तो नहीं तो नाम तो मेरा आलिम हकीम है। यस। तो मैंने इसलिए ब्रांड को ऐसा रखा है कि आई एम माई फादर्स सन, मैं अपने बाप का बेटा हूँ। तो जब वो नाम को भी मैंने ट्विक किया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम। तो गलती से एक बार लोग मुझे हकीम बोलते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि नाम इज़ अलाइव, पीपल आर कॉलिंग मी हकीम। तो ऑब्वियसली अभी लाइफ किसी को पता नहीं सेकंड लाइफ होती है या नहीं होती है, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि वो नाम को मैं आगे रखूं, और जिसका जो बाप है, जिसके जो इमोशंस है, वो उसको पता होता है कि उसके इमोशन कितने स्ट्रांग होते हैं। तो मैं जनरली काफ़ी इमोशनल इंसान हूँ, और ऑब्वियसली कुछ भी करता हूँ तो मेरे को रहता है कि माई फादर वुड हैव बीन सो हैप्पी। अगर वो भी जिंदा होते तो शायद हम दोनों काम कर रहे थे, तो सोचो लगी से क्या से क्या होता इमेजिन। या तो अभी इसके 2 पहलू भी है, या होते तो मैं शायद वैसा काम नहीं कर रहा होता, मैं लेजी होता। तो सब चीज़ के 2 पहलू होते हैं। करेक्ट। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे अब्बा हजूर ही सब कर रहे तो मैं क्यों करूँ? When he is doing everything, maybe I would have become a businessman, not a creative man. राइट। तो सबके 2 पहलू है। तो
कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ऑब्वियसली हर एक चाहता है कि उसका बाप हमेशा जिंदा रहे और साथ में रहे और कभी छोड़ के नहीं जाए। तो यही है कि वो अभी होते तो और अच्छा होता, लेकिन ठीक है जो भी है। लाइफ का किसी का कोई भरोसा नहीं है, और हमेशा अच्छा काम करो ताकि आपके लोग हमेशा काम याद रखें। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि पैसा वैसा सब देखा जाता है, कुछ रहता नहीं है साथ में। योर नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, लाइक आफ्टर 30 years 40 years पीपल शुड रिमेंबर दैट देयर वाज अ हेयर ड्रेसर हु यूज्ड टू वर्क लाइक दिस। यार आपने वो फिल्म देखी, क्या बाल लग रहे थे वो हीरो के, आपने वो देखा क्या बाल लग रहे थे, किसने किए थे वो, किसने किए थे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम लोग वैसे याद रखें कि किसने किए थे ये बाल, कैसे क्या था ये लुक। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जिस टैलेंट पे डैड गए थे बच्चन साहब के पास, उसी टैलेंट पे आप भी बच्चन के साथ चल रहे काम आज। जी जी जी। वो तो देखो, ऐसे जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई कलाकार नहीं है ना कोई ऐसा है जिनके मैंने बाल नहीं किए। तो अमित जी का तो बहुत 5 डिकेड का वो रिश्ता रहा है फैमिली के साथ, तो वो चलता आ रहा है। अभी मैं करता हूँ बाल, अभिषेक के भी, अमित जी के भी। तो वो इमोशन बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत अलग इमोशन। कभी ऐसा होता है क्योंकि वो वही हेयर स्टाइल आज भी फॉलो करे, आप ऐसे कभी नहीं बोलते कि अब तो चेंज कर लो, अब तो चेंज कर लो, कुछ तो नया कर लो, अब तो जेंजी वाला जमाना आ गया। फिल्मों में चेंज करते हैं ना, वो फिल्म अपनी अलग अलग लुक रखते हैं, लेकिन जब क्या पर्सनल लाइफ में आप के जो फीचर्स होते हैं वो तो चेंज नहीं होते, फीचर्स वही होते हैं। तो फीचर्स के हिसाब से जो चीज़ आपको बैलेंस लगती है, जैसे अगर आप टॉम क्रूज को भी देखोगे तो आपको वही बाल देखेंगे मिशन इम्पॉसिबल में, या दूसरी फिल्मों में माइनॉरिटी रिपोर्ट में भी वही है, तो मिशन इम्पॉसिबल में भी वही है। तो आपको वही लगेगा, वो थोड़े छोटे हो जाते हैं या थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो आपका जो फेस होता है ना स्ट्रक्चर, वो फेस स्ट्रक्चर से आप शादी कर लेते हो कई बार। और एक जब एज फैक्टर भी जब साथ में होता है ना, तो आप अपने आप को ज़्यादा फिर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो। ये होता है अगर अमित जी आज के ज़माने में अगर मैं उनके बाल कर रहा होता और वही डॉन और दीवार वाला एरा होता, तो मे बी वुड हैव, और इतनी सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ होती, तो अमित जी ज़रूर करते, क्योंकि अमित जी के अंदर बहुत स्टाइल है। वही है जिन्होंने ये सब यहाँ पर नॉट बांधना, ये करना, ये सब जो स्टाइल है वो अमित जी ही लेकर आए थे। ही इज़ अ वेरी स्टाइलिश मैन। तो अगर अभी भी उनको देखो तो उनके जो एरा के जो स्टार्स है और उनको देखो, बॉडी लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जिस तरह से रहते हैं हिप हॉप स्टाइल में, दूसरे हीरो वैसे नहीं हैं। उनके ज़माने के जो दूसरे जो उनके साथ काम करते थे, आज उनको देखो और आप अमित जी को देखो। अमित जी की जो एनर्जी है वो स्पोर्ट्समैन वाली एनर्जी है। आज भी वो मूवी भी अपने शोल्डर पे चला सकते। बिल्कुल 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 सही कहा। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर डॉन और ये दीवार और अमर अकबर अंथोनी के टाइम पे अगर मैं वो था, तो ऑब्वियसली मेरे डैड कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता, तो हर फिल्म में अलग लुक क्रिएट करने की कोशिश करता मैं। सर आपकी फेवरेट मेमोरी, आई एम सॉरी नहीं कि लाइक अमित जी से रिलेटेड, आपकी फेवरेट मेमोरी उनसे क्या है? लाइक कुछ आपने एडवाइस दिया हो या कुछ मजाक मस्ती, कुछ गपशप, एनीथिंग जो आप हमेशा याद रखेंगे जस्ट बिकॉज नहीं, मैं तो मिलते रहता हूँ, देखो मैं तो हर महीने मिलता हूँ, तो ऐसा कुछ मेमोरी है नहीं कि, क्योंकि जो आप हर महीने किसी को मिलते हो और हर 20-25 दिन मिलते हो, तो ऐसा कुछ मेमोरी नहीं होती, हर चीज़ फ्रेश। ऐसा नहीं कि मैं मिला था बहुत ज़माने पहले तो मेरी मेमोरी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो सबको मिलते रहता हूँ। तो मेरा रिश्ता जो ऐसा होता है ना क्रिकेटर्स के साथ या एक्टर्स के साथ, 1-to-1 है, बहुत क्लोज है। हम रूम में सिर्फ 2 होते हैं। तो सोचो लोग मरते हैं एक स्टार के साथ मिलने के लिए। मैं विराट से लेके, धोनी से लेके, अमित जी से लेके, रणबीर से लेके, रजनी सर से लेके, शायद जितने भी एक्टर्स हैं, 1-to-1 रहता है। मैं अकेले लेता हूँ, टाइम पास करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, फैमिली की बातें करते हैं, हम लोग हर चीज़ रैंडम बातें करते हैं। खाने पे भी बात करते हैं, खाने की ज़्यादा बातें, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, फिल्मों की बातें मैं बहुत कम करता हूँ, मैं रैंडम चीज़ें, रैंडम बातें करते हैं, रैंडम। तो रिश्ता बहुत अलग है। तो और यही रिश्ता मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रांग बनाता है हेयर ड्रेसर और एक क्लाइंट के बीच में, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग इतनी, एक तो पहली बात आप उनको खूबसूरत बना रहे हो, ऊपर से अगर आपकी वैल्यूज़ और एथिक्स स्ट्रांग है, आप उनकी कोई चीज़ लीक आउट नहीं कर रहे हो बाहर, और एक दूसरे के लिए हमेशा अवेलेबल हो, तो वो रिश्ता बहुत स्ट्रांग बनता है, बहुत स्ट्रांग बनता है, और ज़िंदगी भर का रिश्ता रहता है वो। तो लोगों को लगता है ना, जैसे कि डॉक्टर्स, हेयर ड्रेसर्स, कि डॉक्टर्स आपकी हर चीज़ के बारे में उसको पता होता है, सारी बीमारी के बारे में पता होता है, आपकी हिस्ट्री रहती है, वैसे ही हेयर ड्रेसर को आपके बालों की पूरी हिस्ट्री होती है।
कि क्या मेरे बालों में केमिकल गया है, क्या वर्क नहीं करता है, कौन सा कलर डालना चाहिए, कौन सा केमिकल काम नहीं करेगा। तो हेयर ड्रेसर को सारी हिस्ट्री होती है। तो इफ यू आर वेरी गुड हेयर ड्रेसर, इफ यू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट वेरी वेल, देन दे ऑलवेज विद यू ऑल देयर लाइफ। ऐसा नहीं कि आपको हेयर ड्रेसर चेंज नहीं करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स भी चेंज नहीं करने चाहिए। आज के ज़माने में लोग दूसरी राय भी लेते हैं। पुराने ज़माने होता था कि मेरा एक फिक्स डॉक्टर है, लेकिन अभी ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है कि शक है इस डॉक्टर के ऊपर कि मुझे ये वो सेकंड ओपिनियन में कहा सेकंड, आप समझे? हाँ। अगर सेकंड ओपिनियन भी आपको नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं गूगल पे चले जाता हूँ। हाँ। मैं गूगल पे रिसर्च करता हूँ कि मुझे बताओ इसकी ये इलाज में कौन सी दवाई खानी चाहिए, और अगर मेरा ब्लड ग्रुप ये है तो मुझे क्या खाना चाहिए। तो आप सब चीज़ करते हो। तो आज की तारीख में जो क्लाइंट है वो 100% आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि आपको इतना प्रोफेशनल रहना चाहिए और इतना दुनिया में आगे रहना चाहिए अपनी फील्ड में कि आप अपने क्लाइंट के लिए कोई भी खाना खाली मत छोड़ो। सो यू हैव टू वर्क सो हार्ड। तो आज के ज़माने में इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि मैं अपने क्लाइंट से ज़्यादा स्मार्ट रहूँ, अपने क्लाइंट से ज़्यादा शार्प रहूँ। कि क्लाइंट के पास ज़्यादा रिसोर्स है। वो जब आपसे बात कर रहा है, वो 2 मिनट के लिए बात में कहना गो टू द वॉशरूम, वो जब वॉशरूम जाता है गूगल खोलता है कि इसने जो बोला राइट है कि रॉन्ग है। फिर वो आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा आगे। तब तक उसने आपसे ज्यादा रिसर्च करके आ गया अंदर से। अब तक तो सर चैट जीपीटी भी आ गया। चैट जीपीटी भी आ गया। आप समझ रहे हो? तो मुझे चैट जीपीटी से याद आया, लाइक मैं जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने आपको पूछा कि मुझे कोई चैट जीपीटी आपको अपना फोटो अपलोड करो। चैट जीपीटी मेरा फोटो डाला, मैंने बोला कि गिव मी 4 ऑप्शन जो मुझे सूट होता है। उसने एक्चुअली में मेरे फेस पे क्रिएट करके 4 ऑप्शन दे दिए मुझे हेयर स्टाइल के। टेक्नोलॉजी इज बिकम सो स्ट्रांग कि आपको इतना ये है कि बस टेक्नोलॉजी आपके बाल रियल में काट के नहीं देगी और टेक्नोलॉजी आपको रियल में इलाज नहीं करेगी। जैसे डॉक्टर जो आपका ऑपरेशन करेगा टेक्नोलॉजी, बट आपको राय तो देगा। यस। तो इसलिए कह रहा हूँ आपको इतना स्ट्रांग रहना चाहिए। जैसे बोलते लोग कि आपका इतना स्क्रीन टाइम है, आप क्यों इतना टाइम मोबाइल पे हो, क्यों इतना टाइम ये कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से आप नॉलेज गेन कर रहे हो। और आप कहाँ फीड करोगे नॉलेज? थोड़ी ना आप क्लासेस में जा रहे हो, इधर जा रहे हो। आज की तारीख में नॉलेज ऐसी पूछता है ना, फट 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 आप फोन पे देखते हो और आप नॉलेज ग्रैब कर रहे हो। पुराने ज़माने में हम जाते थे सेमिनार अटेंड करने हैं, फिर एक आदमी स्पीच दे रहा है, फिर हम बुक खोल के लिख रहे हैं पॉइंटर, अच्छा क्या क्या पॉइंटर्स है, अगर मेरा मिस हो गया तो मुझे दे देना। अभी ऐसा नहीं है। पीपल डोंट हैव टाइम टू गो फॉर सेमिनार्स, पीपल वांट टू ग्रैब एवरीथिंग ऑन सिस्टम्स एंड देन दे विल प्रैक्टिस। सो टाइम कम है, परफॉर्मेंस ज़्यादा देना है और लोगों को दिखाना ज़्यादा है और अचीव ज़्यादा करना है। तो ये है कि लाइफ स्पैन भी कम हो गई है। ऐसे नहीं कि हम जीते 100 साल, 60-70 साल तक परफॉर्म कर सकते हैं। तो 60-70 साल तक जब आप परफॉर्म कर सकते हो तो आप सोचते हो कि मेरी इतनी ज़िंदगी गुजर गई है, अब 20-25 साल में मुझे क्या परफॉर्म करना है। तो आप उसका ब्रेक करो। ये 2 साल में मुझे ये अचीव करना है, फिर उसके 2 साल में मुझे ये अचीव करना है। फिर अगर आप अचीव नहीं कर पाते फिर आप हिम्मत हार जाते हो। ट्रू। तो आपने ऐसे बहुत सारे फेलियर वाले केस देखे होंगे, कि जो फिर हिम्मत हार जाते हैं, फिर दूसरी बुरी आदतों में चले जाते हैं, फिर वो पूरी तरह से टूट ही जाते हैं कि ये अचीव नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ। आज के समय में डिप्रेशन में भी बहुत जाते लोग। होता है, एग्जैक्टली होता। वही जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको लगता है कि कुछ आपका जो मूड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कला का एक बैलेंस होना चाहिए, एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, जो कि आपकी आदतें कैसी है। जैसे स्पोर्ट्समैन भी हो गए, कैसे नेट प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब जाके वो फील्ड पे जाते हैं। अगर वो नेट प्रैक्टिस नहीं करेगा बंदा, वो शॉट्स की प्रैक्टिस नहीं करेगा, ना बॉलिंग की प्रैक्टिस करेगा, हाँ, ना अपना आपको फिट रखेगा, वो जाएगा तो पहली बॉल पे आउट हो जाएगा ना, ऑब्वियसली, राइट। तो वैसे ही हमारी फील्ड में, हेयर ड्रेसिंग में, हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपने कभी देखा है सैलून में जाते हुए किसी एक बुजुर्ग आदमी को बाल काटते हुए? या हमेशा आप एक यंग कूल लुकिंग बंदे ही रहेंगे हेयर ड्रेसर्स। करेक्ट, राइट। अगर उनकी उम्र भी हो गई ना, वो अपने आप को जवान रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो एनर्जी होती है क्लाइंट्स लोग की, वो एनर्जी अपनी एनर्जी के मैच करने की कोशिश करते हैं। आप कभी भी कोई सैलून में जाओ, आपको कभी भी कोई बुजुर्ग आदमी नहीं दिखेगा, उसको ना वो इंटरव्यू के लिए आता, उनको नौकरी नहीं मिलती। सही बात है, नहीं मिलती। आप कोई भी सैलून चले जाओ, आपको हमेशा यंग बंदे दिखेंगे, क्योंकि
हाथ कांपते हैं और सर ये चीज घंटे घंटे पर खड़े भी रहते हैं। जैसे कहा कि हाथ कांपते हैं, जैसे अगर आप सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, ठीक है, अगर आप सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, आपके हाथ कांपेंगे 40 साल के बाद। आपकी जब तक 40 नहीं होती उम्र तब तक आपकी बॉडी आपको साथ देती है, ठीक है। जैसे आप 40 के हो जाते हो तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करने लगती है, आपको बीमारियां शुरू हो जाती हैं, आपके हाथ कांपने में। बहुत सारे लोग को देखते हैं सेक्शन लेते हैं तो इस तरह से हाथ कांपते हैं, और फिर वो कैंची लेके काटते हैं। तो आप किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग रखो, किस तरह से बुरी आदतों से दूर रहो। मैं बताऊं नेहा, मैंने लाइफ में आज तक सिगरेट और दारू टच नहीं किए। Really? अच्छा, मतलब ये सारी बॉलीवुड पार्टीज है ना, इंडस्ट्री का पार्ट रह के ऑब्वियसली आपने बॉलीवुड पार्टीज भी अटेंड की होगी इतनी सारी। मैंने आज तक लाइफ में एक सिगरेट का सुट्टा नहीं लिया है, ना मैंने कभी लाइफ में दारू या बियर या कुछ टच की हो। तो मैं बहुत फोकस रहा हूँ काम के मामले में ना, हमेशा मैं अपने काम के लिए। जी, अपने काम के लिए। हाँ, अपने काम के लिए, क्योंकि मैंने देखा माय फादर यूज्ड टू ड्रिंक एंड स्मोक and there are a lot of my friends, they all smoke and drink. My house has got a very big bar and people smoke in front of me. My mom used to smoke a lot earlier. मेरे डैडी भी स्मोक ड्रिंक करते थे, तो my wife also is very fond of drinks. तो मैं किसी को ऐसे नहीं बोलता कि आप चेंज हो, मैं लेकिन अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड हूँ। मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, सुबह काम के बारे में रिसर्च करता हूँ, आज का मेरा क्या एजेंडा है, आज मुझे किसका काम करना है, और आने वाले 10 दिन में कौन कौन से एक्टर है जिनका मुझे लुक चेंज करना है। तो मैं सब पे होमवर्क करता हूँ, मैं अपने मूड बोर्ड बनाता हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं डायरेक्टर को मैसेज करता हूँ, एक्टर को मैसेज करता हूँ कि ये मेरा मूड बोर्ड है, ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये सब पिक्चर 1 साल बाद बनने वाली है। अब सोचो, ये सब पिक्चर 1 साल बनने वाली है। मुझे खाली एक्टर ने बोला कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, ये मूड है, अभी से काम करना शुरू कर दे आलिम, कि क्या होगा। तो मैं बहुत फोकस रहता हूँ अपने काम के लिए। मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो सुन रहे हैं, जो नए हेयर ड्रेसर्स है, ताकि वो इंस्पायर हो इन चीज़ से कि फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये ऐसा नहीं कि पार्टी नहीं करो, आपको शौक है दारू पीने का या सिगरेट पीने का या दूसरी चीज़ें करने का, अगर आप कर रहे हो तो मॉडरेट में करो। ये क्या होता है, जब उनका नेक्स्ट डे जो छुट्टी होती है ना, उस दिन इतना पीते हैं, इतना फूकते हैं कि फिर उसके 2 दिन काम पे नहीं आते हैं और फोकस नहीं होता। फिर आहिस्ता जब आप 40-50 के, तो फिर आपको आदत लग जाती है, बुरी आदत है, फिर वो बढ़ते रहते, फिर आपका जो इंटरवल ड्रिंकिंग वो बढ़ते रहता है। करेक्ट। फिर आपको बीमारी लग जाती है, फिर आपसे काम नहीं होता है, कि मेंटली आप सोच नहीं पाते हो। तो योर ब्रेन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर ब्रेन पावर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सोचोगे यहीं से ही ना। अगर आपका ब्रेन ही आपको सब जगह नहीं फिर मैसेज भेज रहा है, तो आप कहाँ से क्रिएटिव बनोगे। काम तो क्रिएटिविटी का है। ये पेंटिंग तो नहीं है ना कि आपने ऐसा भी स्ट्रोक मार दिया, ऐसा ही मार दिया, खाली ऑटोग्राफ कर दिया, बोले ले लो 3 करोड़ की पेंटिंग, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पेंटर लोग ऐसे काम करते बार वो पजामा पहना, ये पहना, ऐसा पहना, ऐसा कर दिया, वो समझ में नहीं आ रहा क्या है। बोला क्या वैल्यू क्या है इसकी, 3 करोड़। बोला क्या है, इनविजिबल पेंटिंग, खाली एक टेप मार दिया है, एक बॉटल लगा दी, एक केला लगा दिया, उस पर टेप मार दिया, बोले कितना है, ये 100 करोड़ के केले। वो भी असली केला है, कोई तो खा के उसको खरीद के केले पे टेप मारा है। वो किसी ने खरीदा वो पेंटिंग और वो खा गया केला। हाँ, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़, वो केला खा गया। There was a one recently I saw something, it was an invisible painting, मतलब कुछ है ही नहीं, उसको बेच दिया। And he sold it. Yeah, मतलब what is this, invisible painting, मतलब। तो हमारे यहाँ बहुत सारे, आप आर्ट के नाम से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन हमारे में सिर्फ आर्ट नहीं है, टेक्निक है और परफॉर्मेंस है। ये स्पोर्ट्स जैसा ही है, जैसे पेंटर और स्पोर्ट्स में बहुत फ़र्क है। तो हमारा जो हेयर ड्रेसिंग का फील्ड है ना, इसमें साइंस भी है, टेक्निक भी है और आर्ट भी है। इट्स एन एमैलगेशन। तो ये सब चीज़ मिक्स है। ये तो बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है, इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि इट्स अ मैरिज ऑफ साइंस, आर्ट एंड विजन। तो ये अगर आपने अचीव कर लिया ना, तो ये आप बहुत सॉलिड क्रिएटिव इंसान बन सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी को देख के, इसको देख के मैं हेयर ड्रेसर बन जाऊंगा, या एक हेयर ड्रेसर को असिस्ट करके मैं हेयर ड्रेसर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर स्कूलिंग है, जैसे हमारी एकेडमी है, प्रॉपर स्कूलिंग होती है। जैसे आप स्कूल जाते हो वैसे ही हर चीज़ पढ़ते हो, साइंस से लेके अप्रोच से लेके, फिर आपकी टेक्निकल्स, फिर आपका क्राफ्टमैनशिप, हर चीज़ का एक फाइन बैलेंस है। फिर देन योर अप्रोच, योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो ये पूरा एक मैरिज है, ऐसा नहीं कि आपने बस
झोला लटकाया, अगर आ रहे मैं आपको असिस्ट करूँ क्या, आपके साथ काम करूँ क्या, फिर आपको देख के मैं भी सीख जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है हर फील्ड में। स्पोर्ट्स में भी आपने काफ़ी स्पोर्ट्समैन लोगों की हालत देखी है जो कि दारू पी के, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आपको पता है कि जो आइकॉनिक स्पोर्ट्समैन रहे हैं जिन्होंने इतने रन्स बनाए हैं, जो कि एक महान क्रिकेटर हैं, बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स, यू नो, they have lost everything. अभी रिसेंटली वायरल हुए थे। Yeah, they have lost everything. But कोई भी फील्ड हो, वो एक्टिंग का फील्ड भी हो, हमारा प्रोफेशन भी हो, एक्टिंग में तो चलो फिर भी चलता है कि आप एक आर्टिस्ट हो, हमारे फील्ड में ना क्राफ्टमैनशिप है, हाथों की कारीगरी है, हाथी काम नहीं कर रहे, आप क्या काम करोगे? आपको जो भी आप बकवास कर रहे हो या जो भी आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप भाई परफॉर्म कर दे। बोले तू इतने टाइम से बकवास करे जा रहा है, बोले जा रहा है मैं ये कर सकता हूँ, परफॉर्म करके दिखा। अगर मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो क्या फायदा? सर फिल्मों में मतलब आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, एक गलत कट और पूरा मेहनत खराब। सी आर्टिस्ट के ऊपर क्या होता है, जब अगर कोई गलत कट कर रहे हो या रॉन्ग हेयर कट हो गया, ठीक है, मेरे से बहुत बार हुआ है रॉन्ग हेयर कट्स, और वो एक्टर और आपके बीच में रहता है, क्योंकि आपके पास टाइम रहता है। जब ट्रायल्स होते हैं ना, फिल्म तभी की तभी शुरू नहीं हो रही होती है, उसको टाइम रहता है। जैसे मैंने कहा, मैं 1 साल पहले काम करा, तो गलत हेयर कट होते हैं बहुत बार, और गलत मतलब गलत नहीं होता, ये एक कैरेक्टर के हिसाब से नहीं, कभी ज़्यादा छोटे हो गए या फिर यू नो कि बराबर से नहीं हुआ, तो वी टेक टाइम फॉर दैट। समटाइम वी टेक हेल्प ऑफ एक्सटेंशंस ऑल्सो, हेयर एक्सटेंशंस हो गए हैं, क्योंकि फिल्म है ना, सिनेमैटिक लिबर्टी आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो, और फिल्म एक सेलुलॉइड है, आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर। आज की तारीख में सब चीज़ फेक ही तो है, सब चीज़ ब्लू और ग्रीन स्क्रीन के आगे आपको शूट हो रहा है, बाद में आपको सब कुछ दिखा देते हैं पीछे। जब आप शूटिंग पे जाओ तो कुछ है ही नहीं, खाली ब्लू पर्दा है पीछे या ग्रीन पर्दा है पीछे। फिर आपको लगता है तो अरे मेरे को लगा इटली में ही शूट हुआ नहीं भाई, इधर ये चारकुप में शूट हुआ है मुझे लगा रोम गए थे आप लोग, नहीं 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 नहीं, खंडाला गए, इधर शूट किया है, पहाड़ पीछे का दिखा है। सही बात है। तो ये कि बालों में भी आप चीट कर सकते हो, जब आप फिल्म कर रहे हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें चीट कर सकते हो। ये है कि आपके एस्थेटिक्स कितने स्ट्रांग है, आपका विजन कितना स्ट्रांग है, और आप किस तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे छावा में भी जब विकी कौशल का किया तो हमने बहुत सारे लुक टेस्ट किए थे, और लक्ष्मण नुतेकर सर खुश नहीं थे, मतलब जब भी लुक टेस्ट कर रहे थे, ही वॉज नेवर इम्प्रेस्ड। ओके, जब भी मैं कोशिश कर रहा था उनको मज़ा नहीं आ रहा था। क्यों? मतलब जो उनको फील चाहिए था, जो जिस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज को, यू नो, कि वो हीरो है, बट हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि जो भी अगर आप रेफरेंस इंटरनेट पे जो पेंटिंग्स है, रियल फोटोग्राफ किसी के पास नहीं है, वो तो ऑब्वियस है ही नहीं फोटोग्राफ। तो वो हीरो की कैसे लगे, वो उनके राजे कैसे लगे स्क्रीन पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये हाल में जो इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ विकी कौशल को, इसके अंदर हीरोइज्म दिखना चाहिए, कि जब लड़ाई करेगा, जब तलवार से ये करेगा, जब उसका यू नो मुकुट भी गिरेगा, तो किस तरह से बाल उड़ने चाहिए, किस तरह से फ्लो होना चाहिए, किस तरह से दाढ़ी का शेप होना चाहिए, प्रोफाइल में कैसा लगना चाहिए। तो जितना मैंने शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को, मतलब जितना मैंने उनकी फोटोग्राफ्स देखे, तो मेरे से उन्हीं का बेटा है, तो उसी वर्ल्ड में रख के कुछ क्रिएट करूँगा दाढ़ी के साथ, तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो हमने वैसी दाढ़ी के साथ, मैं कह रहा हूँ ना, नया मैंने दाढ़ी पे इतना क्राफ्ट किया है, एक एक बाल को ना यहाँ से छोटी छोटी कैंची से निकाल के उसको ऐसा ऐसा शेप किया कि वो लगे कि नेचुरल है, और मूंछों के नीचे भी हर चीज़ ऐसा, कहीं भी हमने ब्लेड से या ट्रिमर से कुछ नहीं किया था, हर चीज़ क्राफ्टमैनशिप से होती थी। दाढ़ी का शेप भी हर प्रोफाइल में इतना उसका जो शेप था, और हम ये करते थे कि वो ऐसे देखे। मैं हमेशा बोलता था कि सर थोड़ा ना आप ऐसे देखो, मैं दूर जाता हूँ, मैंने ऐसे करो, फिर आप ऐसे करो, फिर ऐसे करो, देखना चाहता हूँ कि शेप बदल तो नहीं रहा है, क्योंकि आप पिक्चर देख रहे हो ना, आप एक्शन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कहीं ऐसा नहीं लगे कि यहाँ से ऐसा शेप अजीब लग रहा है, यहाँ से आप फ्रीज हुआ, फिर डायलॉग मारा, विलन को डायलॉग दिया है, किसी को भी तो लगना ही चाहिए कि शेप चेंज हुआ है। It should look sculpted, everything should look sculpted, you know, कि दाढ़ी आप ही की sculpted है, मतलब आप ही की फेस के लिए बनी है, मतलब ऐसे, ताकि आइकॉनिक लगे। और जब आप फिल्म देखते हो ना, तो लोग पागल हो गए लुक दिख के, यू नो, कि क्योंकि हर एक वो पानी से निकल रहे हैं तो मैन बने हैं, यू नो, फिर वो मट्टी में, कीचड़ में, एक बार कीचड़ से निकल, कि वो हर जगह गोरिल्ला टैक्टिक्स से मारते हैं, तो जब कीचड़ से निकल रहे तो पूरे बालों में कीचड़ है, तो जब कीचड़ में से भी निकल रहे तो बालों के अंदर टेक्सचर दिख रहा है, दाढ़ी के अंदर वो टेक्सचर दिख रहा है, तो बहुत जरूरी है कि मट्टी में बाल कैसे लगेंगे। तो सर आपको
ये सब भी देखते हैं कि अगर ये शॉट में बाल कैसा दिख रहा है ऑब्वियसली मिट्टी पे, जी जी एवरी मुझे अवेलेबल नहीं, ये सब मेरी टीम होती है। हाँ। मतलब मेरा ना है एड्रेसेस की टीम होती है फिल्म पे जो काम कर रही होती है, लेकिन हर चीज़ मैं पहले तैयार करता हूँ कि कैसे होना चाहिए, ये शॉट में बाल कैसे लगनी चाहिए, कितना ग्लॉस होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट लगना चाहिए ताकि ये वेदर में टिके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर फिल्म में ऐसी होता है, आप जो भी फिल्म में देखोगे, जैसे एनिमल में बहुत सारे लुक्स थे, तो एनिमल में भी इसी तरह से काम किया था। जब वांगा सर ने बोला था कि लंबे बाल है, लेकिन लंबे बाल जवानी में भी लंबे बाल है, फिर वो बाप के लिए अपने बाल कटाता है और फिर वो वापस वो आता है अमेरिका से, तब भी वापस लंबे बाल है। तो दोनों बाल लंबे अलग लगने चाहिए। और दोनों में एरा भी अलग था ना, एरा भी अलग है जी जी, अभी का जमाना है, एरा भी अलग है और लुक भी अलग लगना चाहिए। और मुझे जब बताया कि वो जो है माइकल जैक्सन का फैन है पिक्चर में, हाँ, तो जब उस मुझे हिट किया, जब मैंने माइकल जैक्सन का फैन हूँ, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ माइकल जैक्सन का। तो बोला वो लेदर जैकेट पहनता है, वाइट टी शर्ट है, माइकल जैक्सन हैड द सेम सिमिलर काइंड, है ना। मैं इसको क्रैक करता हूँ और फिर मैं माइकल जैक्सन से ही इंस्पायर होकर मैंने वो कर्ल्स क्रिएट किए, वो मैन बन क्रिएट किया। तो माइकल जैक्सन की जो पुरानी आइकॉनिक फोटोग्राफ्स है वो सब जमा करके हमने रिक्रिएट किया वो सिर्फ। लेकिन अगर आप फिल्म देखोगे तो लोगों को ये पता नहीं चलता है कि माइकल जैक्सन का स्टाइल है। लेकिन अगर मैं भी आपको बोल रहा हूँ और आप वो फोटोग्राफ साथ में रखोगे तो वो सेम स्टाइल है। समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि वो उसकी एंट्री मून वॉक पे है। एग्जैक्टली, ये भी उसका जो आगे का पार्ट है वो माइकल जैक्सन जैसा आगे से जो रिंगलेट वो भी सेम है, मैन भी सेम है, जो टेक्सचर क्रिएट किया कर्ल्स का वो भी सेम क्रिएट किया था। लेकिन मैंने कुछ चीज आइकॉनिक रखी थी जो यहाँ से थी, जो कि रणबीर की लगे वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी फिल्म का एक पोस्टर रिलीज हुआ था पठान का, जिसमें शाहरुख सर का भी मैन बन था और कर्ल्स थे। तो मैं उससे कैसे डिफरेंट करूं? वो भी आपने किया था? जी नहीं, वो मैंने नहीं किया था। लेकिन ये है कि बट देयर इज अ चैलेंज, हाँ, कि चैलेंज है कि आप अपना काम कैसे दूसरे हीरो से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टॉक करता हूँ लोगों को और मैं सब नजर अपनी शार्प रखता हूँ कि दूसरे ने क्या किया है उससे कैसे अलग हो, ताकि ऐसा नहीं लगे जब ये फिल्म लगे तो बोले तो कर चुका है ऑलरेडी कोई, बिल्कुल ये तो मैंने कॉपी किया है, ऐसा लोग बोलेंगे ना। तो मैं कॉपी कैट तो नहीं बनना चाहता। ये है कि मैं कैसे ओरिजिनल करूँ। हाँ, आप इंस्पायर हो सकते हो लोगों से। ये तो एक डायरेक्टर का ब्रीफ है ना कि वो माइकल जैक्सन का फैन है। अगर आप किसी के फैन हो तो आपके अंदर वो स्टाइल कहीं ना कहीं तो आता है ना। ये 90s में हम बच्चे ऐसे ही जीते थे, हम पोस्टर लगा के रखते थे घर के अंदर, कबर्ड खोलो तो कपड़े भी वैसे बोन जोवी का फोटो निकल रहा है, माइकल जैक्सन का। अभी के बच्चे क्या करते हो, नहीं रखते ऐसा सब, फोन पे थोड़ा डीपी रख लिया। अभी के वो वैसी फैन फॉलोइंग रही भी नहीं लोगों। सर वो मुझे लगता है सिर्फ वो एक विराट कोहली है। जी विराट, आपने सही कहा, विराट कोहली है जो कि एक सबके पोस्टर बॉय है। यस, लेकिन हीरो या एक्टर्स में ऐसा नहीं रहा अभी, जो पुराने जमाने में जैसे होता था। संजय दत्त का जो था, 90s का जो वाइब था। सर आप मुझे ये सब बता रहे हैं ना, लाइक इसके पीछे ये हुआ, छावा के पीछे ये हुआ, तो मैं ना पीछे वापस उस स्टोरी पे जाना चाहूंगी कि आपने बोला कि आपको 1 साल पहले इंस्ट्रक्शन मिलती है। जी मैं वो प्रोसेस जानना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल छावा का ले लेते, तो वो आपके पास डायरेक्टर कैसे, आपको क्या एक्सप्लेन किया, आपने क्या सोचा, 1 साल आपने क्या किया, फिर मुझे वो प्रोसेस जानना है कि 1 साल लाइक सिर्फ हेयर स्टाइलिंग के लिए कि वो लुक कैसा होगा उसके लिए भी 1 साल लगता है। दिस इज वेरी इम्प्रेसिव, इंटरेस्टिंग। मैं इस बारे में और जानना कई बार तो फिल्में जैसे अनाउंस होती है 1 साल पहले होती है, यानी क्योंकि एक्टर भी इतने बिजी होते हैं, किसी की डेट्स सब प्लानिंग के साथ चलता है। तो जब ये होता है तो डायरेक्टर पहले मिलता है, वो लालिम कब फ्री है, बैठते हैं, कॉफी बैठते हैं, खाने बैठते हैं। मैंने ठीक है। तो जब मीटिंग होती है तो डिस्कस करते हैं, तेरे मन में क्या है, मैं ऐसा विजुअलाइज कर रहा हूँ कैरेक्टर, क्या सोचता है, कुछ सोच और मुझे बता। फिर मैं कुछ सोचता हूँ, फिर बोलते हैं मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं, कुछ अलग करते हैं, कमर्शियल करते हैं। तो कोई भी 100% श्योर नहीं होता है क्रिएटिव फील्ड में। ना डायरेक्टर होता है, ना एक्टर होता है, ना टेक्नीशियन होता है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। ये जब फिल्में हिट होती है तब हम इंटरव्यू में बोलते हैं कि अरे मैंने यही सोचा था, मैंने सोचा था। जब पिक्चर बना रहे कोई श्योर नहीं होता है। ये सब एक दूसरे पे राय ले रहे होते हैं, क्योंकि सब, और ऐसे ही होना भी चाहिए। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड फिल्में ऐसे बनती हैं। अच्छा। क्योंकि एक क्रिएटिव आदमी, वो अपने टेक्निकली उसको पता है कि स्टोरी ऐसे बना रहा हूँ, लेकिन वो अपना बेस्ट लेना चाहता है सबसे। वो अपनी राय रखता है, फिर जो आपका बेस्ट है वो आपसे लेना चाहता है। फिर जब आपका बेस्ट लेता है फिर उसको काउंटर अटैक करता है कि मैं इसमें से कैसे जूस निकालूं। और क्योंकि सब तो सेल्फिश होते हैं ना, सबको अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट चाहिए। तो मैं आलिम का जूस कैसे निकाल सकता हूँ, इसका एबिस ने मुझे बताया कि ये बेस्ट है इसका। अब मैं इसके बेस्ट को बोलता हूँ कि ये बेस्ट नहीं है,
कि आई एम नॉट हैप्पी, ताकि और मेहनत करे, ताकि और कुछ अच्छा मिल जाए, निकल जाए। ताकि वो जब एफर्ट डालेगा देन दैट डायरेक्टर विल गेट मोर स्टफ। फिर उसको लगा देखा अब मुझे और अच्छा मिल रहा है, एक्चुअली ही वाज हैप्पी विद छावा वाला whoever I'm just giving an example, whoever will be happy, but they want to take out more from you. A good director, I'm talking about good directors. So मेरा कहीं ईगो हर्ट नहीं होता है कहीं भी कि मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, डिस्प्यूट नहीं होता है कि आप नहीं मेरा ना नया कभी मैं अपने अंदर ईगो रखता नहीं हूँ, या ऐसा कुछ भी नहीं रखता हूँ कि मुझे अब कितनी भी गाली दे दो, कितना भी मुझे वो कर दो, कितनी भी मेरी इंसल्ट कर दो, कितना मुझे कभी कुछ ऐसा होता नहीं है कि कि मेरा कहीं ईगो हर्ट हो रहा हो। मुझे लगता है इफ ही इज़ नॉट हैप्पी, इफ शी इज़ नॉट हैप्पी, आई हैव टू वर्क मोर, आई हैव टू पुश माई सेल्फ मोर टू मेक द पर्सन हैप्पी। मैं कभी इरिटेट नहीं होता हूँ कि नहीं यार तुम ही कर लो, तुम्हें आता है काम तो मैं नहीं कर सकता काम, इतना प्रेशर में मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं, आई लाइक प्रेशर। सर ये अकड़ और ईगो कहाँ रखते हैं आप? देख क्या है ना, अकड़ और ईगो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अकड़ वही उन्हीं को होती है जो कि जिनको काम नहीं आता है। अच्छा, जिनको काम नहीं आता है ना, तो क्योंकि उनको परफॉर्म ही नहीं कर सकते ना। अगर परफॉर्म कर रहे होते तो सुन भी ले तो सामने वाला आपको सुनाएगा भी नहीं। मुझे पता है कि व्हाट डज द पर्सन वांट, मुझे पता है कि उसको क्या चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है तो वो चिढ़ा हुआ है। मतलब मुझे वो नहीं कर रहा ना, मेरा अगर मेरे से कोई दूसरा अच्छा होता तो उसको बुला लेना, बिल्कुल। वो मेरे पे क्यों अटका हुआ है? वो तो मुझे भी लगा कि आपके साथ काम नहीं करना है, नहीं करना है तो वो अलग बात है, लेकिन काम तो करना है मेरे साथ ही है। सर सुनने मिलता है? हाँ, बहुत सबसे झगड़, मेरा ऐसा कुछ नहीं। मेरे जो अच्छे दोस्त हैं जितने ना, मैं सबसे मतलब ऐसा हर फिल्म के ऊपर लुक के ऊपर होता है ऐसा, और वो लुक हमेशा आइकॉनिक बने, ऐसा नहीं कि नहीं बने आइकॉनिक। बहुत सारे फिल्मों के लुक आइकॉनिक बने, जैसे शाहिद का भी जो उड़ता पंजाब में था, फिर कबीर सिंह में था, तो शाहिद बहुत अपना इनपुट देता है। सर मैं शाहिद कपूर की फिल्म जो आपने अभी बोली उड़ता पंजाब, मुझे उस लुक के बारे में जानना, बिकॉज शाहिद को हमने इससे पहले ऐसे लुक में नहीं देखा था। मेरा फेवरेट तो वो था जब वी मेट वाला, क्लीन शेव शाहिद, इतना सीधा साधा, ये विवाह वाला। फिर वो अचानक से जब शाहिद कपूर इस लुक में आए, लाइक एकदम माचो मैन टाइप, जो एक उसका कैरेक्टर वैसा है, थोड़ा ड्रगी टाइप। हाउ डिड यू प्लान दिस? आपने ये कैसे कि ड्रगी है तो इसके बाल ऐसे ही होंगे, तो थोड़ा लाइक बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से सब। आई वांट टू नो द टेक्निकलिटी बिहाइंड दिस। क्या सोचा? एक बात बताऊं आपको मैं शाहिद के बारे में, शाहिद खुद बहुत पैशनेट है लुक्स को लेके। और आप उनके कोई भी लुक देखोगे ना, हैदर में हो गया, फर्जी में हो गया, जर्सी में हो गया, जर्सी फिल्म में भी उनके दो आइकॉनिक लुक थे। तो नॉर्मल लुक है और एक लंबे बाल वाला लुक है। फिर हैदर में काफ़ी लुक है, एक बस्ड बाल थे, फिर लंबे बाल थे, और उड़ता पंजाब में भी फुद्दू लिखा था उन्होंने। कबीर सिंह में बहुत सारे लुक है। तो अभी जो उनकी आने वाली फिल्म है उसमें भी अलग लुक है। तो काफ़ी मेहनत वाली कौन सी सर, वो भी आप कर? वो ये तो सबको पता है, विशाल भारद्वाज की फिल्म है। हाँ, लेकिन लुक के बारे में बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन क्योंकि वो भी। क्यों सर, ऐसा कुछ एनडीए वगैरह भी साइन करते क्या? एनडीए हमारा वो हेयर स्टाइल रिवील इसके लिए एनडीए साइन करना। मैं तो बात भी नहीं कर सकता कोई भी, मतलब ये होता है कि आपके जो वैल्यूज और एथिक्स है, कह रहा ना, मॉरल्स बहुत स्ट्रांग। मैं अपनी फैमिली में डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं अपनी बीवी को भी कुछ नहीं बताता हूँ कि मैं क्या लुक कर रहा हूँ और कैसा लुक कर रहा हूँ, कुछ डिस्कस नहीं करता। मैं अपने आप में रखता हूँ, मेरे एक्टर के बीच में रखता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू स्ट्रांग, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कि मैं किसी से जो भी काम कर रहा होता हूँ ना, एक्टर से डिस्कस करता हूँ ऑब्वियसली कि मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। डायरेक्टर से, जो फिल्म से रिलेटेड लोग हैं, ऑब्वियसली आपका एक एनडीए होता है, एक साइन करना पड़ता है आपको, और साइन भी नहीं करो, एक सोचा दिमाग में एनडीए होता है। क्योंकि आप जब इतना काम कर चुके होते हो तो आपको प्रोफेशनल बन जाओ कि आपको ये सब चीज़ें बातें ही नहीं करनी है। तो अगर आपका काम अच्छा तो लोगों को दिखेगा, नहीं काम अच्छा तो लोग गाली भी देंगे कि अरे क्या काम किया, इतना बेकार काम किया, किसने किया है काम, तब मुझे गाली देंगे। तो गाली खाने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। तो शाहिद खुद, जैसे नया मैं बता रहा हूँ, शाहिद ने जो उड़ता पंजाब में जो है वो पूरा क्रेडिट जो भी शाहिद करता है, मैं मोस्टली 99% हमेशा क्रेडिट शाहिद को ही देता हूँ। क्योंकि वो एक ऐसा एक्टर है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ना डायरेक्टर की ज़रूरत है, ना कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है। वो खुद बहुत मेहनत करता है लुक को लेके, और बहुत पर्टिकुलर, उसके एस्थेटिक्स बहुत स्ट्रांग है हर चीज़ को लेके, और टैटूज़ भी जो थे, और हम दोनों मिलके करते हैं। मतलब जो उड़ता पंजाब में जो गन वाले टैटूज़ है वो एक्चुअली मेरे ही टैटूज़ है, मेरे पास सेम टैटूज़ है इधर। ओके, हाँ, मेरे यही टैटू किया है,
यही सेम टैटू सर दिखाइए ना, ये देखो ये गन टैटू। उड़ता पंजाब में भी सेम टैटू है, सेम टैटू है उड़ता पंजाब में। ओके, तो आपसे इंस्पिरेशन नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीजें होती हैं हम ये आपने पहले बनाया था? ये हाँ बहुत पहले से 20 साल पुराना टैटू है। तो उनकी जो फिर जो उनकी जो इधर बर्ड्स उड़ रही है, ये उड़ रही है, तो मेरे को ऐसा लगा उड़ता पंजाब नाम है, तो सब यू नो थोड़ी बर्ड्स होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, फिर टैटूज है और क्राउन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उनकी इधर एक क्राउन भी है। तो ये सब भी आपने ही प्लान किया? हम दोनों मिलके करते हैं, हम दोनों मिलके करते हैं। टैटूज एक बताओ ना कि वो काफ़ी सारी चीज़ें जमा करके रखते हैं अपने फ़ोन में, लैपटॉप में शायद, और बाद में वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन वो हर एक बाल पे, हर एक चीज़ पे, जैसे फुद्दू वाला भी है ना, फुद्दू पे जानने, हाँ, फुद्दू क्यों लिखा फुद्दू उनको था कि वो इतना पागल हो जाता बाद में आकर जाके कि जब आता है इंटरवल के बाद वो बोलता है कि मुझे फुद्दू लिखा के आता है, सब उसको फुद्दू फुद्दू बोलते हैं, फुद्दू लिखा के आता है इधर। ओके, तो वो करने के लिए मैं फिर पंजाब गया था। अच्छा। और वो कभी किसी ने नहीं किया था पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब किसी ने अपने बाल शेव ऑफ ही नहीं किए, और क्यों करा के घूमेगा। मैं शाहिद को बोला कि आप क्यों करा रहे हो, क्योंकि दूसरी पिक्चर भी होगी, अपीयरेंस आएगा। बोला नहीं आलिम, ये 20 दिन में काम निपटा रहे हम लोग, और उसके बाद बाल बढ़ा लेंगे अपन। तो कंटिन्यूस शूट की थी उसकी 20 दिन पंजाब में, और फिर उसके बाल बढ़ गए थे। और जब वो पिक्चर जब आई तो लोगों को बहुत आइकॉनिक लुक लगा था, क्योंकि बाल भी उसके वाइल्ड थे, अंडरकट था, ऊपर से हमने ब्लू कलर भी किया था बालों के अंदर, जो कि बहुत इलेक्ट्रिक ब्लू कलर था, बहुत फेमस था। और एक तरफ से छोटे बाल थे, एक तरफ से लंबे बाल थे, तो भी लोगों को बहुत पसंद आया था कि कि और ये करते करते हो गया था कि ये भी शाहिद का ही आइडिया था कि ये जब मैड गया, जब मैंने काटे ना एक साइड के, बोला दूसरे के छोड़ दे ऐसे। अच्छा, तो किसके अंदर इतनी, मुझे बताओ ना, किसके अंदर इतनी डेयरिंग होती है? हाँ बताओ ना। आप हैदर भी देखोगे ना, हैदर में इतनी खूबसूरती से मेकओवर वो है ना, वो लगता है कि आदमी कश्मीर का है। एग्जैक्टली, वो इतना आंखों का कलर, दाढ़ी का कलर, सब कुछ चेंज किया था उन्होंने शाहिद ने, बालों का कलर, हर चीज में एक सॉफ्ट। हम लोग ने हेजलनट कलर किया था दाढ़ी के अंदर, लगे कि ये कश्मीरी। और बाल भी इतने सॉफ्ट रखे थे ना मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जो कश्मीरी, जब मैं कैरेक्टर्स देखता था वो टाइम पे इतना था कश्मीर का जो हालात चल रहे थे, तो हमेशा जितने JKLF के लोग थे, ये थे, वो जिस तरह से इधर फाटा बांधते थे और ना बंदूक लगते थे, और तो मेरे दिमाग में हमेशा ना वो यासीन मलिक के बाल दिखते थे, स्ट्रेट बाल, सिल्की बाल। तो मेरे दिमाग में कश्मीरी बाल मुझे ऐसे ही लगते थे कि कश्मीरी लोग के बाल ऐसे ही रहते। तो मैंने शायद कुछ ना कि वी विल ट्रीट योर हेयर इन सच अ वे कि इट शुड फॉल लाइक कश्मीरी हेयर। एंड व्हेन यू सी द फिल्म, आप बाल देखो, पूरा टेक्सचर ही अलग है। करेक्ट। तो इसलिए वो लगता है कश्मीरी फिल्म के अंदर। आई ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि अगर मूवी में कोई हेयर स्टाइल है तो उसके पीछे इतना लंबा प्रोसेस है। ऑनेस्टली बहुत लंबा प्रोसेस है। यू हैव टू लिव ना, एंड यू हैव टू बी सिनेमैटिक इन योर थिंकिंग। तो मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है। ऑब्वियसली अभी वक्त और उम्र और ये सब की वजह से मैं फिल्में नहीं देख पाता हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत फिल्में देखता था, और मन से मैं सिनेमैटिक हूँ, बहुत विजुअली बहुत स्ट्रांग हूँ। मतलब ना मैं अंदर से भी एक डायरेक्टर के हिसाब से ही सोचता हूँ, तो इसलिए शायद लोगों को मेरे साथ काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि मैं उनके जैसा सोचने की कोशिश करता हूँ, और उनके जो एक्टर जो सोचता है, मैं उसी वर्ल्ड में भी जाने की कोशिश करता हूँ कि ये अगर दुनिया अगर आप जी रहे हो, इस जगह पर हो, तो किस तरह से बाल होने चाहिए, किस तरह से दुनिया होनी चाहिए। जैसे अगर आप ऋतिक रोशन सर को भी देखोगे, वो बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप उनकी फिल्म देखोगे काबिल, क्लीन शेवन सिंपल बाल, क्योंकि वो अंधा आदमी है, उसको क्या दिख रहा है वो कैसा है। एक अंधा आदमी कंघी करके बाल बैठेगा ना। हाँ एग्जैक्टली। आप जैसी उनकी सुपर 30 देखोगे, अरे सुपर 30 में ही इज प्लेइंग ए रियल कैरेक्टर, बिहारी गाय, हाँ, ऑफ डॉक्टर विनोद, नहीं डॉक्टर नहीं, मैथमेटिशियन आनंद कुमार। हाँ, जब मैं बाल भी काट रहा था तो मुझे ऋतिक सर ने बोला था कि पूरे ब्लंट काटना, मतलब ऐसे पूरा सीधा, ज़्यादा कुछ स्टाइल नहीं, हम उसको कर्ली करके ऐसे करेंगे, मूछें भी एकदम पतली, हर चीज़। तो जब मुझे आनंद कुमार सर की जब उन्होंने फ़ोटो भी दिखाई थी कि वो किस तरह से अपने बालों को कलर करते छाती के ऊपर, ये वो, और जब मुझे हर एक चीज़ें दिखाई थी ना कि इस तरह से सिंपल आदमी है वो। और अगर आप जब सुपर 30 देखोगे और जब आप वॉर देखोगे, तो सुपर 30 का ऋतिक रोशन और वॉर फिल्म का ऋतिक रोशन जो कबीर है, जमीन आसमान, क्या 7 आसमान का फर्क है। जुड़वा भाई, मतलब बिछड़े हुए भाई भी नहीं लगते। हाँ, और फिर जब आप विक्रम वेदा देखोगे जिसमें वो गैंगस्टर बना है, विक्रम वेदा में भी 3 लुक है, एक जवान है, एक ये है, और एक थोड़े से ग्रेश बाल है। तो
ऋतिक ऑल्सो वर्क्स वेरी हार्ड ऑन हिज लुक्स, बट वो बहुत सटल प्ले करते हैं, वो मैरिज करते हैं, मतलब अपना लुक को कैसे वो अगर आनंद कुमार भी लेकिन हीरोइक ही है, वो सेंट्रल क्या वो पिक्चर में बहुत आम आदमी बना है, लेकिन उसको इस तरह से प्रेजेंट किया है कि वो एक अलग ही कैरेक्टर बने। वो हर चीज़ समझते हैं कि मैं इस फेस को कैसे तोड़ सकता हूँ, किस तरीके से मैं प्रोफाइल में अगर ये पार्ट बड़ा रखूँगा या ये पार्ट छोटा रखूँगा या इसको फॉल ऐसे रखूँगा या इसको इतना वेव रखूँगा या इसको स्मूथ रखूँगा तो किस तरह से वो मेरे फेस को दिखाएगा। तो वॉर में जब बाल सिल्वर रखे थे साइड से, दैट वाज द गेम चेंजर। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक हीरो सॉल्ट एंड है के साथ इतना सेक्सी और हॉट लग सकता है। ऑब्वियसली ऋतिक तो हॉट लगता ही है, लेकिन कबीर के कैरेक्टर ने जो वो एंट्री शॉट था चॉपर के, जो वो उतरते हैं और बाल उड़ रहे हैं, इट्स अ मनी शॉट। इवन नाउ ऑन इंटरनेट इट्स लाइक अ मनी शॉट। लोग रिवाइंड कर करके देखते हैं, जूम जूम ऋतिक आ रहा है, ऐसे देख रहा है, बाल उड़ रहे हैं। इट्स अबाउट व्हाट डू वी वॉच मूवीज फॉर। यस, ऋतिक का तो जो स्टाइल है सर, वो तो हमने कहो ना प्यारे में देख लिया, बिकॉज वो जो रोहित है और राज है, वो दोनों टोटल अलग है। वही ऋतिक इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग मैन, मतलब वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब आप सोचो वो एक टीचर ही है। अच्छा, मतलब आप अगर ऋतिक सर के साथ काम कर रहे हो एक तरीके की टीचर ही, आप उनसे कुछ सीख के जाओगे। बिल्कुल। आप जो भी डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं ना उनके साथ, हेयर हो गया, मेकअप हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, आप ऋतिक से लेके ही जाओगे कुछ अपने साथ। वो भले आपसे कुछ ले ना ले, लेकिन आप ऋतिक रोशन ना खाइए, मतलब नॉलेज की खाइए। ओके, मतलब ऐसे लगता है ऐसे एंड वेरी एफर्टलेस, वेरी एफर्टलेस। मतलब ऐसा अपना वजन दिखाएगा भी नहीं कि कि मुझे इतना नॉलेज है, मैं इतना स्मार्ट हूँ। एफर्टलेसली वो आपको सब खींचना है, पॉइंट बाय पॉइंट बोलेगा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एंड व्हेन यू सी द पैकेजिंग, ही इज करेक्ट। साइड बंस कैसी रहनी चाहिए या ब्लेंडेड रहनी चाहिए, उसको हर चीज़ का उनको पता है कि कैसे क्या होना चाहिए। दैट्स वाई आप उनकी कोई भी देखो ना, जोधा अकबर का कोई रेफरेंस नहीं, लेकिन अकबर देखो हीरो लगता है। यस, बहुत अमेजिंग लगा सर। आप समझ रहे हो? तो ही इज वेरी 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 पैशनेट एंड वेरी एफर्टलेसली कूल पर्सनैलिटी, इसलिए सबको ऋतिक रोशन को सब पसंद करते हो। एक आइकॉनिक है कि ऋतिक रोशन स्टाइल में भी, परफॉर्मेंस में भी, और वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। सर, किसी भी फिल्म का लुक, उस पर कितना इम्पोर्टेंस होता है, ये हमने आदि पुरुष से जाना। ट्रेलर कितना इम्पोर्टेंट होता है सर। अभी तक एक गलती और एग्जैक्टली अभी तक तो सर कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ। आई डोंट थिंक इतनी आपसे रिलेटेड ऐसी कोई कंट्रोवर्सीज भी नहीं, बट अभी आदि पुरुष देखो, जब आदि पुरुष में जब मीम्स बने थे तो सैफ सर के बहुत मीम्स बने थे, जो कि रावण को ऐसे कैसे प्रेजेंट किया। आई एम जस्ट अ टेक्नीशियन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्टर का एक विजन होता है, उस पर मैं मेहनत करता हूँ। तो जब आदि पुरुष बन रही थी तो इट वाज अ डिफरेंट विजन ओम राउत सर का, और ऑब्वियसली उन्होंने तानाजी की, और जब आपके पास इतनी बड़ी सक्सेस होती है तो नोबडी क्वेश्चंस यू, एंड ही इज अ ग्रेट विजनरी मैन ओम राउत सर। मतलब जिस तरह से वो सोचते भी हैं, जिस तरह से मुझे एक्सप्लेन नहीं करते, जो एंगल है, ये है, वो है, और रावण विल बी अ वेरी डिफरेंट रावण, नॉट लाइक what people have seen it earlier in Ramanand Sagar's serial, वो तो they wanted to present in a different way। तो वो चीज़ें बैकफायर होती है कई बार, ऐसे नहीं कि अच्छों से होती है। बड़े बड़े लोगों ने फ्लॉप फिल्में बनाई हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने बनाई हैं। शोले के बाद भी शान बनी थी जो नहीं चली उतनी, ठीक है। राम गोपाल वर्मा ने भी शोले बनाई, ठीक है, उनकी नहीं चली। रामगढ़ की शोले, राम गोपाल वर्मा की शोले, राम गोपाल वर्मा की आग, ठीक है। सत्या कंपनी, रंगीला जैसी फिल्म बनाने वाले बाद में, तो गलतियां होती है। तो इट्स अबाउट मेकिंग एन एफर्ट। लोगों को पसंद नहीं आया, ये था कि एक वाइकिंग वाला टेक लेना चाहते थे। तो कि कि सैफ विल बी लाइक दिस, तो जो कि लोगों को ज़रा भी नहीं है, क्योंकि धार्मिक चीज़ों के साथ जब आप कुछ करते हो ना तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि इट्स अ बैड, इट डिडंट वर्क, इट जस्ट डिडंट वर्क, राइट। और
मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आए थे इंडस्ट्री से, मेरी मतलब टांग खींचने के लिए, मेरे दोस्तों के, कि बेटा घर से बहुत क्या कि घर से बाहर निकलना मत। मतलब पब्लिक पड़ी है और तेरे को मारने के लिए। मैंने क्यों किया? वो बोला था वो लूक लीक हो गया, सबको मालूम है कि तूने किया। मैंने कोई ऐसा कहीं मेरा नाम नहीं आया, ना मैंने कोई इंटरव्यू बोला कि मैंने किया है, ना मेरा किसी ने इंटरव्यू लिया कि आलिम भाई आपने क्या रावण। अच्छा तो आपने रावण का किया था, राम में होता था तो। मेरा किसी ने मैंने कहीं बोला भी नहीं है, ना मैंने कोई पोस्ट डाला है कि वर्क डन बाय मी। मैंने खुद ने कहीं कुछ नहीं डाला है। बोलता नहीं, तो घर से निकलना मत थोड़े दिन, तेरे को उठा के लेके जाएंगे, बहुत फोड़ने वाले तेरे को, इतना बेकार लुक किया। तो मेरी बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, बट दैट्स इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इट्स अबाउट परफॉर्मेंस। जैसे मैंने कहा ना, जो सेंचुरी मारता है वो 0 पे भी आउट होता है, और देश की गालियां भी खानी पड़ती है कई बार जब आप कोई कप हार जाते हो। तो इससे ये नहीं कि वो टैलेंट खराब हो गया। तो मुझे कोई हार्म नहीं, मुझे कुछ वो नहीं कि लोगों ने को मेरा काम, आप कोशिश कर रहे हो, थिंक डोंट वर्क समटाइम। इट्स अ क्रिएटिव फील्ड ना, क्रिएटिविटी में हर चीज़ वर्क नहीं करती। आप कोशिश करते रहो बेस्ट काम करने की, समटाइम इट विल वर्क, समटाइम इट विल नॉट वर्क। क्यों? ओमकारा में भी सैफ का लुक पसंद आया था ना लोगों को। हाँ, अगर आपको कहानी सुना था, ओमकारा का लुक मेरा कॉपी किया वो लुक था, मतलब मेरे बाल उस दिन वैसे थे। अच्छा। ओमकारा में सैफ अली खान के लंबे बाल थे एक्चुअली। ओके। नेक्स्ट डे शूटिंग थी, रात को बाल काटे 12 बजे मैंने। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को चाहिए था, विशाल भारद्वाज सर को छोटे बाल चाहिए थे और सैफ अली खान को नहीं चाहिए थे। तब 1 लेंथ बाल थे सैफ सर के, इतने लंबे बाल थे फिल्म के अंदर ओमकारा में। हाँ। तब मुझे याद है, प्रसाद करके फोटोग्राफर है, उन्होंने मेरी फोटो खींची। मेरे भी कान में 2 बाली थी और मेरे बाल छोटे छोटे थे, इतने बस थे। तो मेरी फोटो खींची तीनों एंगल में, फ्रंट, दोनों प्रोफाइल, और फिर फोटोशॉप करके सैफ सर के सिर पे लगाई। ओके। और फिर सैफ को रात को कन्विंस किया कि यही बाल रखेगा जो आलिम की हेयर स्टाइल है। तो ये एक दिन पहले चेंज हुआ है? एक दिन पहले, नेक्स्ट शूटिंग थी। लेकिन फिर ऐसे सिचुएशन है, आप कंफ्यूज नहीं होते, मैं डायरेक्टर का सुनूं कि एक्टर का सुनूं? लंगड़ा त्यागी का पूरा हेयर स्टाइल रात को चेंज हुआ है, लेकिन वो आइकॉनिक बन गया। फिर लंगड़ा त्यागी का जो है लुक था, वो नाम अभी तक लोगों के दिमाग में, लंगड़ा त्यागी मतलब इतना फेमस था वो नाम। लंगड़ा त्यागी का जो लुक था वो इतना चेंज हुआ। फिर विक्रम गायकवाड़ सर, अभी जिनकी डेथ हुई है, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, वाज अ सुपर टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट इन प्रोसेस। फिर विक्रम सर ने कहा कि दांत भी इनके काले होने चाहिए। तो अगर आप फिल्म देखोगे ना, उनके पूरे दांत पूरे काले हैं। तो अगर आप मेहनत करोगे और पिक्चर अच्छी बनी है तो रिजल्ट नजर आता है। वो तो दिखा है सर। तो लंगड़ा त्यागी में एज ए कैरेक्टर पूरी फिल्म में, ओमकारा में सैफ, मैंने तीनों के लुक किए थे। हाँ। विवेक ओबरॉय का भी किया था, अजय देवगन का भी किया था, सैफ अली खान का भी किया था ओमकारा में, लेकिन निकल के आया था लंगड़ा त्यागी का लुक। सैफ वाला लुक तीनों के किए थे, लेकिन क्योंकि उस पर ज्यादा मेहनत की। और जब भी कोई चीज नेगेटिव होती है ना फिल्म के अंदर, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है। नेगेटिव एनर्जी फिल्म के अंदर हमेशा अट्रैक्ट करती है। यही है ना सर, टैलेंट आपका है, ताली भी आपकी, गाली भी आपको। ऐसा नहीं, लेकिन मुझे एक कंप्लेन है सर, आई हैव अ कंप्लेन, बिकॉज पहले वो बियर्ड वाला जो लुक होता था वो मतलब मोस्टली साउथ के हीरोज के पास ही रहता था, फेमस, लाइक उन लोग ही कैरी करते थे। बॉलीवुड में इतना नहीं। वो लुक भी सब मैं ही करता हूँ, साउथ जितने हीरो है, साउथ में ऐसा कोई हीरो नहीं जिनका लुक मैं नहीं करता। बट आपने वो लुक जब शाहिद कपूर को कबीर सिंह में दिया, वो एक लाइक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया, अभी तक है। लेकिन इसकी वजह से हमारा नुकसान क्या हुआ है, फीमेल्स का? बियर्ड में हर लड़का अच्छा दिखता है। बुरका है वो। निकालने के बाद वो आपने मीम्स भी देखी, वो अजीब या अलग ही दिखता है। तो पहले तो आपने ऐसे क्यों किया? दूसरी चीज, मैं उस लुक के बारे में जानना चाहूंगी कि आपको पता था कि ये एक क्रेज बन जाएगा इस इंडस्ट्री में, जनरेशन में, लाइक अभी जनरेशन वो फॉलो करिए, बच्चा भी जो है ना वो 18 साल का हुआ नहीं लेकिन उसको बियर्ड चाहिए। तो भाई कबीर सिंह में अगर आप देखोगे तो शाहिद कपूर जब क्लाइमेक्स में आता है क्लीन शेवन, बहुत स्मार्ट लगता है और बहुत हैंडसम लगता है। मतलब वो शाहिद कपूर इज वेरी हैंडसम मैन। वो साउथ में क्यों, वो डायरेक्टर भी साउथ के, संदीप वांगा सर। वो कैरेक्टर इतना ड्रगी सर्जन है वो, मतलब वो सिगरेट भी एक नहीं पीता, 2 पीता एक साथ। को मतलब चाहिए 2 सिगरेट एक साथ चाहिए, मतलब वो दारू पीता है, सब करता है वो।
इसलिए जब आप अगर आप बियर्ड का भी जब शेप देखोगे ना तो यहाँ से हमने सब छोड़ा हुआ था, कहीं से भी उसको जॉ लाइन शार्प करने के लिए हमने कुछ ऐसे एनहांसमेंट नहीं किया हमने शेपिंग, लेकिन इतना नहीं किया कि लोग को लगे कि अरे ये कैसा चर्सी है, कैसा वो है कि इतना अपना ग्रूम कर रहा है अपनी दाढ़ी को। तो बालों को भी आप देखोगे मैंने ऐसे काटे थे कि स्क्वायर लगे, हीरोइक लगे, लेकिन इतना टेक्सचर हो, इतना डिशेबल्ड हो कि वो सर्जन सेक्सी लगना चाहिए लड़कियों को। लगना चाहिए कि यार ये सेक्सी गाय, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ऐसे ऐसे छोड़ दिया उसको। तो वो बहुत कैरेक्टर बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक सेंट्रल कैरेक्टर को देख रहे हो ना, अगर आप उसके प्यार में नहीं गिरे तो आप पूरी पिक्चर नहीं देखोगे। आप कितनी भी आप अच्छी एक्टिंग कर लो, करेक्ट, आप सेंट्रल जो फोकस कैरेक्टर है ना वो आपको अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो वो पैकेजिंग कैसे कर रहे हो आप, तो उधर मेरा पूरा मैं टेबल पे वो लेके आता हूँ कि वो हीरो को मैं हीरो कैसे दिखाऊं, भले वो डिशेबल्ड है, भले वो है, वो कैसे। तो उसका जो चैप्टर है, जैसी टक करके फ्लैशबैक है, फुटबॉल खेल रहा है और फिर वो बाइक पर वहाँ जाता है होली में, तो उसके जो हेयरकट है वो भी मैंने बहुत अलग तरीके से किया है। मैंने यहाँ से पूरा फेड ही कर दिया था बाल, अगर आप साइड से देखोगे तो तब भी वो किसी ने कि यहाँ से पूरा मैंने फेड करके और हल्का सा मलेट रखा है, ये बाल पीछे से लंबे रखे और पूरा स्पाइक किया है, ताकि मैं इतना कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करूँ कि ये आदमी पहचान में नहीं आए कि जवानी में इसकी एनर्जी एकदम अलग थी और ये अभी चर्ची हुआ था इसकी एनर्जी पूरी चेंज हो गई है। तो लोग क्या करेंगे, लोगों ने कि ये सोचो ये है कट 10 साल पहले कैसा लगेगा, मेरा ऐसा नहीं था, मेरा था कि ये आदमी अलग लगे, इसकी एनर्जी अलग लगेगी। तो अगर देखो वो आदमी ढीला है, चर्सी है, और जवानी में ऐसा है वो, मतलब वो जो कॉलेज में ऐसा है वो, जो वो लड़की के प्यार मतलब कि वो किसी को फोड़ दे और उसका वैसा मतलब वो ऐसा फुटबॉल भी खेलता है, उसकी रखना चाहिए कि फुटबॉलर है, रोनाल्डो है। तो वो हेयरकट का अप्रोच ही पूरा वैसा था टेक, और वो हेयरकट इतना फेमस हुआ, कबीर सिंह के सारे लुक इतने हिट हुए। सर बियर्ड वाला लुक आपने जो ट्रेंड स्टार्ट किया है, तो बियर्ड क्या है ना, बियर्ड एक जैसे लड़कियां देखो, लड़कियां अपना फेस को कॉन्टरिंग करने के लिए सब मेकअप करती हैं, यहाँ से डार्क करती हैं, ये करते, लड़के क्या करेंगे सर, हमारे पास है ही क्या? हाँ, क्या करेंगे? तो दाढ़ी होती है, दाढ़ी को क्या करते हैं कि यहाँ से फेड करते हैं, यहाँ से फेड करते हैं, यहाँ से अभी जो वर्कआउट नहीं करते हैं, जो कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, थोड़ी डबल चिन आ जाती है, थोड़ा ये आ जाता है, तो क्या करते हैं, यहाँ से दाढ़ी बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से दाढ़ी कम कर लेते हैं, यहाँ से कर देते। तो कम से कम जब लड़कियां आपका प्रोफाइल फोटो दिखती है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, कम से कम कुछ तो फेक फोटो डाल सकते हैं, है क्या नहीं? तो ये होता है, तो दाढ़ी उसमें हेल्प करती है, क्योंकि अगर आप पूरा निकाल दोगे तो बेचारा चिलगोजा बन जाएगा वो। सर, आप साउथ की बात ही कर रहे हैं, तो साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपने पहले भी काम किया और अभी भी कर ही रहे, क्या प्रोसेस होता है सर उनका, अगर थॉट्स प्रोसेस टुवर्ड्स ये सब को लेकर? वेरी गुड क्वेश्चन हर्ष, क्योंकि साउथ ना और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अलग तरीके से काम करती है। जब हिंदी फिल्म में काम कर रहे होते हैं तो पूरी तरीके से काम कर रहे होते हैं, हर डिपार्टमेंट, म्यूजिक हो गया, ये हो गया। साउथ में ना हीरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो दे फॉल इन लव विद द हीरो। तो जो एलिवेशंस होते हैं ना वहाँ पर बहुत स्ट्रांग होते हैं। हीरो ना स्क्रीन पे हीरो लगना चाहिए, तो हर चीज़ ना हीरो के हिसाब से चलती है। मतलब हीरो के अंदर इतनी सेक्स अपील लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप साउथ की जितनी फिल्में देखोगे ना, जो एंट्री शॉट्स होते हैं, एक्शन के शॉट्स होते हैं, जो कैमरा एंगल्स होते हैं, वो हर चीज़ इतनी वेल प्लान्ड होती है ना, इतनी वेल प्लान्ड होती है कि वो हीरो ना स्क्रीन पे हीरो दिखता है। उसके एंगल्स ही ऐसे लगाए जाते हैं, उसकी एंट्री ऐसी होती है, उसकी सिगरेट पीने का स्टाइल, उसका अगर वो माउथ ऑर्गन भी पकड़ रहा है तो माउथ ऑर्गन ऐसे निकाल के ऐसे नहीं बजाएगा, माउथ ऑर्गन ऐसे निकालेगा, वो 4 बार फ्लिप करेगा और फिर ऐसे बजाएगा वो। तो वैसे ही बजा सकता था, उसने फ्लिप किया क्यों? सिनेमैटिक लगने के लिए। राइट। हमारे यहाँ ऐसा करेगा ना तो, और ऑल्सो दी ऑडियंस इज डिफरेंट। वो सेम चीज अगर हम करेंगे तो हमारे हीरो पे सूट नहीं करेगा, हम उसका मजाक उड़ाएंगे, ए क्या कर रहा है, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है। वही चीज अगर वहां का सुपरस्टार करेगा, दोनों हाथ बांध दिए, दोनों पैर बांध दिए, फिर भी मार रहा है, मार कैसे रहा है, कौन सा फोर्स है ये? और पिक्चर ब्लॉकबस्टर तो कितने कन्विंसिंगली कर रहे हैं वो। वही अगर दूसरा हिंदी वाला एक्टर करेगा तो बोलेंगे तो क्या हो रहा है ये, बट हाउ दे आर डूइंग इट सो कन्विंसिंगली, पूरा क्रेडिट जाता है उनको।
एक्टर ऑडियंस को कन्विंस कर रहा है, पूरा क्रेडिट जाता है। तो ये मनमोहन देसाई जी करते थे पहले हमारी फिल्मों में, कि ऑडियंस को कैसे भी आप बाय कर लो, आप फिल्म इतनी अच्छी बनाओ, ऑडियंस को अपने प्यार में डाल दो, हीरो को हीरो दिखाओ, पब्लिक को सोचने का टाइम मत दो। तो साउथ में वही करते हैं कि आप पिक्चर भी अच्छी बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते, लेकिन एलिवेशन इतना क्रिएट करते हैं ना कि हीरो लगता है। आप कोई भी फिल्म देखो, आप महेश बाबू को देखो, आप NTR को देखो, आप अल्लू अर्जुन को देखो, आप रामचरण को देखो, आप चिरंजीवी को देखो, और आप रजनीकांत सर को देखो ना, वो तो पूरी जिंदगी हीरोइज्म पे जी रही है। आज भी उनकी फिल्में देखो, उनकी सारी फिल्में मैं ही स्टाइल करता हूँ। बोले अब रोबो हो गई, जेलर हो गई, पेट्टा हो गई, अभी कुली भी आ रही है, हर चीज में स्टाइल है। तो वो देखने अच्छा लगता है ना हमको। अगर वो लार्जर देन लाइफ अगर हमको नॉर्मल एक्टिंग देखनी है हम फिर वो OTT पे देख लेंगे, कोई दूसरा कंटेंट देख लेंगे। जो हम बड़े पर्दे पे देखने जा रहे हैं तो हमें भी लार्जर देन लाइफ चीज पसंद है ना। हमें भी एवेंजर छोटे पर्दे पे देखना पसंद नहीं है ना, बड़े स्क्रीन पे देखना पसंद है। और हम एवेंजर जैसी पिक्चर देखना थोड़ी ना उसमें एक्टिंग देखने जा रहे हैं हम, ऑब्वियसली नो डाउट कि यार हल्क ने क्या परफॉर्मेंस दिया, रुला दिया यार, वो सो गुड। आयरन मैन ने क्या परफॉर्मेंस दिया, मुझे रोना आ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसकी परफॉर्मेंस। नहीं, you just enjoy the film. Yes. When you go and watch Iron Man, you enjoy the cinema, you enjoy the film, you enjoy the camera work, you enjoy everything, the hugeness, the canvas. Yes. So South film is all about canvas. They build something for you ताकि आप एक हफ्ते में 4 बार वो पिक्चर देख सको। साउथ में वही होता है, वहाँ एंटरटेनमेंट यही है। अगर आपको फिल्म अच्छी लगी तो आप एक हफ्ते में 4 बार जाके देखोगे। करेक्ट। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपने पिक्चर एक बार देख ली, फिर आप दूसरी बार अपनी फ्रेंड के साथ कभी चले गए तो चले गए। हम ऐसा बोलते भी ना, ये वन टाइम वॉच है, वन टाइम, ये सब बोलते हैं, हर मूवी वन टाइम वॉच। साउथ में ऐसा नहीं होता। साउथ में मूवीज आर नॉट वन टाइम वॉच, दे कैन वॉच 10 टाइम्स 15 टाइम्स इफ दे लाइक इट। सुबह का शो देखा, शाम को आप भी जाके देखने जाएंगे, क्योंकि उसमें 2 एंट्री बहुत अच्छी, 2 एक्शन सीन बहुत अच्छे थे, उसको एंजॉय करना है उनको थिएटर में। तो वो चैलेंजिंग नहीं होता सर, बिकॉज उनको अपने एक्टर्स को इतना लार्जर देन लाइफ बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ पर सबसे ज्यादा लुक टेस्ट होते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर सबसे ज्यादा लुक टेस्ट करता हूँ फिल्मों के। अच्छा। मैं आधा टाइम तो मैं साउथ में ही पड़ा रहता हूँ, क्योंकि मैं इतने एक फिल्म के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, दाढ़ी की हर एक चीज़ के ऊपर, लेंथ के ऊपर, फिर उसका शूट भी करते हैं, फिर बालों का टेक्सचर, फिर बालों का मूवमेंट, फिर बालों में जो फ्लैशबैक में क्या बाल होंगे, फिर आगे जाके क्या बाल होंगे। हर फिल्म हर एक डायरेक्टर, राजमौली से लेके सब चीज़, हर एक डायरेक्टर मतलब मेहनत करते हैं वहाँ पर, हर एक पैशनेट है। और साउथ में तो ऐसा है कि हर फ्लैट में एक डायरेक्टर है। आप अगर चले जाओ ना साउथ, हाँ, तो वहाँ पर अगर कोई कैफे में काम करता है, कोई रेडी पे काम करता है, ये सब रील बना रहे होते हैं, सब अपना कैमरा एंगल, क्योंकि इनके दिमाग में घुसा पड़ा है हीरोइज्म। तो हर एक बंदे में जब हीरोइज्म पड़ा है तो ऑब्वियसली आपके हीरो ही लगेंगे ना स्क्रीन के ऊपर, कि आपकी सोच ही वैसी है, एक जगह की सोच बन जाती है वैसी। तो वो जब मिट्टी की सोच ऐसी है, तो जब वो उसको हीरो बनने का चांस मिलेगा तो अपनी पूरी जान लगा देगा ना हीरो बनने में। राइट। तो इसलिए आपको लगता है कि वो साउथ के हीरो ऐसा कैसे एक्शन करते हैं, ऐसा क्योंकि सोचते हैं ऐसा बैठेंगे तो ऐसा बैठेंगे, ऐसा बैठेंगे, हवा उड़ जाएगा, ऐसा बैठेंगे। जैसे ही ऐसा बैठा तो 4 लोग उड़ भी गए यहाँ से। राइट। तो मैं ऐसे बैठ के अगर इंटरव्यू दूं और ऐसे बैठ के बात करूं तो ऑब्वियसली तो सोचो कि मैं ऑलरेडी अपना आपको हीरो समझता है। सही है सर। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, तो अगर वो पुलिस स्टेशन में आके बैठेगा तो ऐसा बैठेगा, पान खाएगा, ऐसा करेगा, तो डायरेक्टर बोलता है कि यही लैंग्वेज चाहिए ताकि सामने वाला नीचे दिखे तेरे से, तो तू हीरो लगे। तो आप डेवलप कर रहे हो कैरेक्टर, तो उसमें क्या, मैंने अगर बाल में थोड़ा भी कुछ किया है तो वो लोगों को अच्छा लगेगा कि मैं पूरा कैरेक्टर हीरो अपने पर डेवलप कर रहा है। अपने यहाँ के हीरो बैठ ही नहीं पाएंगे ऐसे, क्योंकि दिमाग में ही नहीं है ऐसा बैठने के लिए। बट सर वही डायरेक्टर आते हैं और अपने यहाँ पे भी उन्होंने बम्पर हिट दे रहे हैं, क्योंकि ये सब जो चीज है ना, ये तो हमसे ही सीखे हैं ये लोग। ऐसा नहीं कि ये अमित जी करते थे। राइट। हर फिल्मों में ऐसे बैठना, ऐसा करना, अग्निपथ में ऐसे ही बैठे हैं, विजय तेरा चौहान ऐसा करके सब, तो ये सब यही फॉलो करते हैं। लाइक बहुत ज्यादा ना रियल दिखाने के चक्कर में, रियल नहीं, बहुत पॉलिश, बहुत अपना वो कूल क्या है, ऑडियंस आपको भूल जाएगी आप ऐसा करोगे तो। क्योंकि टॉम क्रूज अभी भी वही कर रहा है ना,
वो जो कर रहा है अभी, आप बोलोगे टॉम क्रूज जैसे हवा से उड़ रहा है, ये कर रहा है, खुद ने स्टंट किया है, आप थे क्या उधर? आप थे क्या जब वो कूदा? अरे बट सर उस दिन मैंने एक वीडियो देखा, ये अक्षय कुमार ने ना 90s में कर लिया, तो जो टॉम क्रूज ने ये मूवी में किया है। अरे मैं आपको फिल्म दिखाऊंगा इसमें रजनीकांत का 1980s की सेम शॉट है। हाँ ये अक्षय कुमार को तो एग्जैक्ट वैसे ही उसने हेलीकॉप्टर पे बैठे, सेम रेड कलर की है वो भी सेम। देखो ऐसा होता है कि कुछ नहीं कुछ सीन्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जो एक्शन के सीन, जो हमको हमेशा अच्छे लगते हैं कि चॉपर से गिरना, ये करना, एक सिस्टम्स होता है। एक फिल्म का एक कैनवस होता है कि शुरुआत होगी तो आपका बचपन रहेगा। पुरानी फिल्म ऐसी होती थी राइट कि शुरू में आप बिछड़ गए हो, मार हो रही है, बचपन तक मतलब 5 मिनट बचपन चलेगा, फिर जैसे आप उठोगे आप बड़े हो गए होंगे, फिर आपके एक गाना, एक लड़की मिलेगी, एक गाना होगा, फिर एक कॉमेडी आएगी, फिर आपको विलन मिलेगा, इंटरवल पॉइंट होएगा, फिर एक्शन। पुरानी फिल्म ऐसे बनती थी। राइट। अभी जो लेयरिंग है फिल्मों की थोड़ी अलग हो गई है, तो हर एक का एक टेम्पलेट होता है। तो हमारी फिल्मों का ना एक देखने का एक टेम्पलेट बन चुका है कि फिल्में ऐसे बनती है। वो एनिमल से थोड़ा चेंज हुआ है कि एनिमल का वो टेम्पलेट ही नहीं था। अगर आप फिल्म एनिमल देखोगे तो हर टाइम पे आपको सरप्राइज कर रही थी पिक्चर, कह रहे ऐसी भी पिक्चर हो सकती है, 3.5 घंटे की पिक्चर, लेकिन फिर भी आपको पिक्चर लंबी नहीं लग रही है। बॉबी देओल 3 घंटे के बाद आते तो पिक्चर खत्म हो जानी चाहिए। अरे सर क्या अमेजिंग किया आपने उनका तो। सर बॉबी देओल पे ही मुझे बात करना था अभी। रणबीर कपूर का लुक नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन बॉबी देओल ने इतने कम टाइम स्पैन में, इतनी थोड़ी देर के लिए वो स्क्रीन पे है ऑब्वियसली, लेकिन उनका लुक और वो लाइक ही इज 40 प्लस अराउंड 50, तो उनका लुक देख के लाइक जेंजी लड़कियां भी फिदा हो गई है उनके लुक में। आपने क्या किया, बॉबी देओल इतने हैंडसम, नो डाउट हैंडसम है, इतने हैंडसम कभी नहीं लगे। He is on the top now. क्या प्रोसेस था सर? क्या किया आपने बॉबी देओल के साथ, क्या सोचा? देखो मुझे बॉबी सर का भी मुझे कुछ 8-9 महीने पहले से पता था कि बॉबी इज डूइंग द फिल्म। संदीप सर ने बताया, रणबीर ने बताया कि बॉबी इज डूइंग दिस कैरेक्टर एंड ही इज अ कनाडा बेस्ड गाय। तो अभी फिल्म में कनाडा में बेस्ड था। अगर आप अभी एनिमल देखोगे तो ही इज इन यूके बेस्ड कैरेक्टर है, पहले कैनेडियन था कि कैनेडियन बेस्ड कैरेक्टर है, वर्क करते रहो। तो मैं वर्क करते गया, फिर मुझे बोला कि ये नहीं बताया था मुझे पहले कि गूंगा है, अच्छा, कि म्यूट कैरेक्टर है। ये मुझे पहले किसी ने नहीं बताया था, संदीप सर ने नहीं बताया था, ना रणबीर ने बताया था। फिर जब मुझे बोला कि ये म्यूट कैरेक्टर है और ऐसा है और ऐसा है, इज ए नेगेटिव गाय और उसका भाई है जो कि, फिर मुझे कहानी थोड़ी बहुत सुनाई, तब मैंने वर्क करना है कि ये म्यूट कैरेक्टर है तो ये अपने और इतना पैसे वाला है और इतना खूंखार है तो उसका लुक ऐसा होना चाहिए। फिर वांगा सर सेट कि नहीं, ये डिसेबल्ड रहना चाहिए, इज ए नेगेटिव गाय और इसको कोई परवाह नहीं है, इसको बस बदला लेना है अपने, मतलब बाप का, मतलब ही इज अ रिवेंजफुल गाय, ही वांट्स टू टेक द रिवेंज। मैंने बट जो भी है ही हैज़ टू लुक शार्प बिकॉज ही यूके बेस्ड गाय। अगर आप यूके में, आप कोई भी अगर यूके के लंदन बेस्ड कोई भी कैरेक्टर देखोगे, रास्ते पे चलते भी लोग देखोगे, दे आर वेरी शार्प, वेरी ग्रूम्ड, मतलब उन कहीं तो वो बाबर शॉप में जाता होगा या बाबर उनके वहाँ आता होगा उसको ग्रूम करने के लिए। देन वांगा सर से कि आलिम व्हाट यू हैव इन माइंड? मैंने माय माइंड इज दैट ही शुड हैव वेरी टाउजरल, वेरी वेवी, ब्यूटीफुल है विद शार्प बियर्ड, बट स्क्रफी शार्प बियर्ड, मतलब भरी हुई हो लेकिन शार्प हो। He didn't agree with me, you know, initially. वांगा सर कि नहीं आलिम, I don't think so. You're thinking too much. He should not look that sharp, the beard. फिर हमने वर्सोवा सलोन में ही किया। मैंने वांगा सर आप आ जाओ सलोन, मैं बॉबी को भी बुलाता हूँ, we'll sit and we'll do it. सलोन में करते हैं ये, अच्छा, कॉफ़ी पियेंगे और दोनों बैठ के करेंगे। तो हम लोगों ने ये सलोन के अंदर किया। फिर और जब ग्रूम किया, फिर मेरी आदत है फ़ोटो खींचने की, अपने मेरे अंदर एक फ़ोटोग्राफ़र है मेरी बॉडी के अंदर। तो मैं जब भी कुछ काम करता हूँ तो मैं हमेशा थोड़े बहुत वीडियोस बनाता हूँ और फोटो खींचता हूँ। तो जब मैंने जो फोटो खींचा, फिर ये एंगल से दिखाया, फिर वो एंगल से दिखाया, फिर देन आई टोल्ड वांगा सर कि मैंने स्लीप ओवर इट, सी लेटर कि व्हाट डू यू थिंक। फिर 2 दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, आलिम इट्स बैंग ऑन, आई हैव गॉट माई अबरार। एंड जब मैंने फिल्म देखी और मुझे एडिटिंग में मतलब संदीप सर दिखा, मतलब बॉबी से पहले मैंने बॉबी की शॉट्स देखे थे। ओके। तो जब देखी, तो जब मैं ऑफिस गया था तो ही वाज सो हैप्पी, लाइक आलिम व्हाट यू सेड दैट डे एंड यू नो इट्स लुकिंग अमेजिंग ऑन स्क्रीन। क्योंकि जब वो स्क्रीन पे आते हैं, चाकू लेके वो केक खाते हैं और दाढ़ी, ये और ट्रेलर में भी जब आया था ना उनका,
जो लास्ट में जो शॉट आता है, यस, जब ही जस्ट डज दिस, और देखो बोलो लड़कियां पागल हो गई, वो खाली कुछ नहीं करता, खाली इतना ही करता है एंड डार्क, कि वो म्यूट कैरेक्टर है ना, तो अपनी स्टाइल से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही अपना पावर दिखा सकता है। और वो बॉबी देओल ने दिखाया पिक्चर के अंदर, परफॉर्मेंस में, लुक्स में, इन एवरी डिपार्टमेंट ही वाज टू गुड इन फिल्म। और वो लास्ट में रणबीर कपूर बुचर लुक में, ओ अजीज वाला कैरेक्टर वो तो सर एकदम क्यूरियोसिटी लगा गया है, बस वेट ये भी ना हर्ष, जब मुझे पता नहीं था अजीज वाला कैरेक्टर आएगा, ये डेवलप किया था बाद में, वांगा सर का डेवलप था। अच्छा, कि अजीज कैरेक्टर है उसका, एक मतलब भाई है दूसरे उससे, और ये डेवलप करना है, जो कि उसके ऐसा नहीं, उसने बनाया है एक ऐसा कुछ था, है ना, कि वो रणबीर कपूर जैसा दिखना चाहिए, लेकिन सर्जरी किया है, हाँ सर्जरी किया है कि रणबीर कपूर जैसा दिखना चाहिए, लेकिन रणबीर कपूर नहीं है। फिर कैसे करेंगे कैरेक्टर, कैसे डेवलप करेंगे? तो इन दिस ऑल्सो रणबीर इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी स्वीट, यूज्ड टू टेक आउट टाइम फॉर दिस लुक ऑल्सो, कि दांत, अगर आप फिल्म देखोगे ना, समझ सारे दांत चेंज किए पिक्चर के अंदर, वो कैरेक्टर में डेंजरस चेंज किए हुए हैं। वो जब हंसता है ना, वो इतना एविल क्यों लगता है, वो दांत है ही नहीं उसके, अच्छा, वो दांत ही पूरे चेंज किए हुए हैं। तो रणबीर इज एक्चुअली वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। फिर जब मैंने उनको बोला कि मैं हेयर कट ऐसा करूँगा, इस तरीके से हेयर कट करना है, और इस तरीके से उसकी जब कि वो वाइट टी शर्ट पहनेगा, वो फोटो जो फोटो आप देखोगे इंटरनेट पे, वो सब मेरी खींचे हुए फोटो है। अच्छा, हाँ, मैं नहीं खींचे फोटो सब, क्योंकि मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे फोटो खींचने का बहुत शौक है, और किसी और को अलाउड नहीं है खींचना ये सब फोटोज। तो रणबीर जब सिगरेट पी रहा था बाजू में, मेरे को अच्छा लग रहा, मैं फोटो खींचता हूँ 4-5, तो शॉर्ट के बीच में उन्होंने फोटो खींचे फिर ये, और हम लोगों ने इधर ही शूट किया था, रेजिस होटल के अंदर। ओके। और जब वो लुक हुआ तो सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इट वॉज अ वेरी डिफरेंट लुक। और ये लुक भी मेरी डेट के हिसाब से मैच किया था, क्योंकि जो शूटिंग थी एक्चुअली 7 अगस्त को कुछ होने वाली थी, लेकिन मेरी डेट्स नहीं थी, तो समझे कि व्हेन आर यू अवेलेबल, मैंने आई एम अवेलेबल ऑन 9th अगस्त, बिकॉज मेरी डेट्स नहीं है। दे शिफ्टेड द शूट। तो सो स्वीट, मतलब ऐसा होता बहुत कम है, साउथ में तो बहुत होता है, कि साउथ में मैं सबके साथ काम करता हूँ, तो सब अपनी डेट्स, मेरी डेट्स के हिसाब से कई बार एडजस्ट करते हैं एक्टर्स, पूछते हैं एक दूसरे के सेक्रेटरी से कि आलिम की डेट कभी है तेरे पास, अच्छा हम लोग ये रखते हैं, ये दिन को लुक टेस्ट रखते हैं, हम लोग ये दिन को लुक टेस्ट करते हैं। तो दे चेंज इट, एंड ऑब्वियसली सी समटाइम it works for the film, when you see that last look of Aziz, it really works. बिल्कुल सर, इट रियली वर्क्स, क्योंकि लगता है कि पार्ट 2 में जब एनिमल पार्क में क्या होने वाला है, कि भाई ये भी है रणबीर, वो भी रणबीर है जो मरा नहीं है, मतलब होगा क्या, कि होने क्या वाला है एनिमल पार्क में। तो ऑडियंस एक वो लेके जाती है कि एंड फुल क्रेडिट गोज टू वांगा सर, ही इज टू ओरिजिनल। मतलब जैसे बोलो ना कि आपको कुछ सीखने को मिलता है लोगों से ना, संदीप वांगा रेड्डी सर से आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, मतलब ही इज जस्ट जीनियस। मतलब लोग कितना भी कुछ बोले, बट फिल्म मेकिंग ना एक आर्ट है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स योर टेक ऑफ मेकिंग अ मूवी, इट्स हिज टेक। कई लोगों को बुरा लगता है कि वो लड़कियों को ऐसे दर्शाते हैं, देख रहे हो ना, लड़कियां जाके देख रही है, आप थिएटर जाओ तो सबसे ज्यादा लड़कियां देख रही है पिक्चर, हाँ करेक्ट, देख रही है ना, इट्स एन एडल्ट फिल्म, सब देख रहे हैं और फिल्म की तारीफ भी कर रहे हैं, and passed by censor board obviously, passed by it's a at the end it's a film, it's कोई कम्युनिटी लिविंग का कोई लेसन नहीं चल रहा है, इट्स अ फिल्म, ट्रीटेड एज अ फिल्म। हर फिल्म होती है, आपको देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो। आप पिक्चर हिट हो रही है क्योंकि आपको मजा आ रहा है, बार बार जाके देख रहे हो पिक्चर की, ये कुछ तो है वो पिक्चर के अंदर जो आपको अट्रैक्ट, फिल्म का काम ही वही होता है कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करना और एक अच्छी फिल्म बनाना। उससे एक अच्छी फिल्म बनाई है जो लोगों को पसंद आ रही है, नहीं अच्छी होती जो नहीं पसंद आती नहीं चलती, सब्जेक्टिव होती है ये सारी चीजें। हम 3 लोग इधर बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी टेस्ट है, सबका अपना अपना खाने का टेस्ट है, सबका अपनी अपनी लाइफ जीने का टेस्ट है, सबका अपनी फिल्में देखने का टेस्ट है, तो सब चीज सब्जेक्टिव है लाइफ में। तो अगर बोल रहे हो कि मुझे पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पसंद है, right. मैं झगड़ा क्यों करूँ किसी के साथ?
ये मेरा टेक है, मुझे अच्छी लग रही है। अब मैक्सिमम लोगों को अच्छी लगी होगी इसलिए चली पिक्चर। ये सर मुझे लगता है ये जो इंस्टाग्राम आ गया है आजकल और ये सब सब लोग अपनी अपने राय देने का हक आ गया, सबको सब। तो ये सब बैठे बैठे हाँ, और ये सबसे ज्यादा देखते पिक्चर जाके। ये लोग देखते हैं इसलिए अभी पिक्चर मुझे तो टैरेंटिनो ये सब लोग का अपना टेक ही है ना पिक्चर बनाने का। गाय रिची का अपना टेक है बनाने का। आप उनकी फिल्में देखो, सब आपको ऐसी मिलेगी ना। हाँ, इतना सब ब्लड, इतना सब ये सब मिलेगा आपको, बट पीपल लाइक ऑल दिस ना। अब टैरेंटिनो का भी अपना स्टाइल है बनाने का ना, पीपल लाइक ऑल दिस। अब पल्प फिक्शन ये सब देखोगे तो सब कुछ है सब फिल्मों में के अंदर। एग्जैक्टली सर। व्हाई ऑल दोस मूवीज वर्कड, देयर हैज टू बी सम रीजन ना। सर साउथ की बात कर रहे थे, मुझे याद आया जो आप अभी स्टाइल बैठे ना, तो मैं फ्लैशबैक में चली गई पुष्पा। सर जैसे एनालिसिस अगर आप करें, ठीक है, पुष्पा का आप कैसा लुक देते, जस्ट अगर आपको एक चांस मिले अभी भी चेंज करने का, आप अपनी तरफ से? पुष्पा 1 का तो मैं लुक चेंज नहीं करता। अगर वही होता, पुष्पा 2 का होता तो ऑब्वियसली मैं कुछ और करने की कोशिश करता। इवन वी फेल्ट दैट एज अ ऑडियंस थोड़ा सा चेंज चाहिए था, है ना, 2 के लिए। हाँ, थोड़ा सा स्लाइटली, तो ऐसा मुझे लगता। हाँ, बट अच्छा है, लोगों देखो लोग। हाँ, अल्लू अर्जुन सर जो है ना, इतने सॉलिड एक्टर है ना, मतलब वो इतने सॉलिड एक्टर है कि वो सब चीज पुल ऑफ कर लेते हैं, हर चीज पुल ऑफ। आप मुझे बताओ ना, वो जब फिल्म लगी तो इतने सारे लोग रास्ते पे आ गए थे, पैंट ऐसे करके, हाथ ऐसे करके, ये ऐसा करके, मतलब ऐसे ही चल रहे थे लोग। आप अगर हैदराबाद चला, लोग ऐसे ही थे। तो एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो उसमें अगर वो गंजा भी हो जाए ना आदमी, वो स्टाइल बन जाएगा, क्योंकि वो आदमी जो कर रहा है वो इतना सॉलिड है। स्टैम्पेड भी हो गया उस चक्कर। हाँ देखो, एक स्टैम्पेड भी हो गया, तो कि एक फैन फॉलोइंग है कि जब आप एक चीज कर रहे होते हो ना ऑनेस्टी के साथ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से वो तभी आता है जब आप इतने अच्छे एक्टर हो, इतने अच्छे कलाकार हो, फिर आप कुछ भी करो ना, लोगों को पसंद आता है। जैसे शाहरुख खान सर, जवान में वो गंजे भी हुए, लंबे बाल भी है, छोटे बाल भी है, वाइड बाल भी है, लोगों को पसंद आ रहा है ना। तो अगर आप कॉन्फिडेंस से कुछ भी करते हो ना, तो लोगों को पसंद आता है। सर आजकल हम एक देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो हैं या डायरेक्टर्स है, वो अंतरोज कॉस्ट पे काफ़ी बात कर रहे हैं कि काफ़ी अर्ली से कि हम देखते हैं कि अभी ये टीम्स का कितना फ़र्क पड़ता है, क्या ये सही है? अंतरोज कॉस्ट तो क्या, अंतरोज कॉस्ट तो अच्छा, जिसको नहीं पता है ऑडियंस के लिए, इफ वी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। सी अंतरोज कॉस्ट ये होता है कि आपकी, जैसे एक एक्टर को आपने साइन किया, ठीक है, फिर एक्टर के साथ एक टीम रहती है, जो उनके हेडरेसर होते हैं, उनके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनकी कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट होती है, फिर पर्सनल बॉय होता है, फिर ड्राइवर होता है, फिर कभी कभी कुक भी होता है, फिर जिम इंस्ट्रक्टर भी आता है कई बार। तो ऐसे कई बार 8-10 लोग स्टाफ के हो जाते हैं। तो फिर प्रोड्यूसर पे कई बार भारी पड़ता है कई बार कि मेरे क्रिएटिव इनपुट में ड्राइवर क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं कर रहा है, आपको ग्रूम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, मेरे क्रिएटिव इनपुट में आपका बॉय क्या करेगा, सेट पे बॉय क्या करेगा, आपको खाली चाय कॉफी पिलाएगा, ठीक है। हेयरड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। बॉयज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मोस्टली व्हेन एक्टर्स इज कंफर्टेबल, बिकॉज उनको उनका रूटीन पता है कि ये टाइम पे दवाई देनी है, ये टाइम पे खाना देना है, ये टाइम पे, जो कि थर्ड आदमी को नहीं पता रहेगा कि क्या टाइम पे क्या सर लेंगे। राइट। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बिना एक्टर नहीं चलता है, क्योंकि वो ज़रूरी बन जाती है उनकी एक्सरसाइज के लिए। और ये प्लान के हिसाब से प्रोडक्शन हाउस जो होता है अपना बजट सेट करता है कि इसका कॉस्ट कितना है, हेयर ड्रेसर का कितना है, मेकअप आर्टिस्ट का कितना है, पर्सनल बॉय का कितना है, और वैन वाला जो स्टाफ है उसका, क्योंकि वैन वाला का भी पता रहता है कि ये वैन रहेगी, इनकी पर्सनल वैन रहेगी, इसका साफ सफाई करने वाला कौन है, ये सब सेट रहता है, जो जिंदगी भर इनका चलते रहता है, अनलेस एंटिल कुछ बेटर नहीं मिल जाए या कुछ बात कभी अनबन हो जाती है, तो उस हिसाब से लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये सेट रहता है। तो इस तरह से ऑनट्रोज कॉस्ट कई बार कोई लोग आर्म ट्विस्ट करके बढ़ाते हैं, जब कई बार लगता है हेयरड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट को कि ये एक्टर तो मेरे बिना चलेगा नहीं, तो मैं अभी आर्म ट्विस्ट करके प्रोडक्शन को बोलता हूँ कि मेरी फीस इतनी हो गई तो दे दो, तो वो एक अनएथिकल चीज़ हो जाती है, वो बेईमानी हो जाती है। तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रोडक्शन हाउस के साथ बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सुपरस्टार और ये स्टार आपके बिना चलेगा नहीं, तो आप एक थर्ड पार्टी को परेशान कर रहे हो ज़्यादा पैसा ऐडने के लिए, जो आपकी प्रोफेशनल फीस है उससे आप 3 गुना ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हीरो या हीरोइन आपके बिना चलेंगे नहीं। तो वो एक अनएथिकल चीज़ होती है जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी लोग करते हैं। ओके।
तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों का नाम खराब होता है, हीरो का भी नाम खराब होता है, जो टेक्नीशियंस हैं उनका भी नाम खराब होता है कि आप एक अनएथिकल चीज़ कर रहे हो। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ लोगों की प्रोफेशनल रहो, जो आपकी एक फीस है ना उसको मेंटेन करो। अगर आप मार्केट में एक फ़ोन लेने जा रहे हो, आईफोन लेने जा रहे हो या सैमसंग लेने जा रहे हो, वो गरीब के लिए भी उतने का ही रहेगा, अमीर के लिए भी उतना ही रहेगा। बिल्कुल, एम आई राइट? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है गरीब के लिए वो सस्ता हो जाएगा, अमीर के लिए महंगा हो जाएगा, एक ही प्राइस है। उस तरह से जो आपकी प्रोफेशनल फ़ी है एज ए टेक्नीशियन, अगर आप मेरे सैलून में बाल काटने आ रहे हो तो कोई भी स्टैचर का आदमी हो वो वही फ़ी रहेगी। ये नहीं कि अगर बड़ा सुपरस्टार आया तो ज़्यादा पैसे, अगर कोई पैसे तो कम पैसा, ऐसा नहीं होता, एक ही फ़ी है। तो एटलीस्ट लोगों को पता रहता है कि ये फ़ी है, सो वी कैन अफोर्ड इट। लोग क्या करते हैं ना, वो जब हीरो सुपर हिट होता है, जब उसकी लास्ट पिक्चर हिट होती है तो अपनी फीस उसके हिसाब से बढ़ा देते हैं। उसमें टेक्नीशियन का क्या हाथ है? अगर मैंने उसके बाल काटे तो मैंने तो पिक्चर हिट नहीं कराई ना, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, डायरेक्टर ने अच्छी पिक्चर बनाई, पिक्चर हिट हो गई, मेरी फीस वही की वही है। मैं अगर उस हीरो के साथ या किसी और के साथ काम करूँ वही है, मेरी फिल्म फीस नहीं बढ़ी है। दूसरे क्या करते हैं, हीरो हिट हो गया, हीरो भाई अपने हीरो ने लास्ट दी 500 करोड़ मारा, अपना भी फीस बढ़ गया, ये रॉन्ग है। इस तरीके से नाम खराब होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि आप एक थर्ड पार्टी को चीट कर रहे हो, क्योंकि आपका एक्टर आपके साथ कंफर्टेबल हो गया इसलिए। तो आप अभी आर्म ट्विस्ट कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप वैल्यू स्ट्रांग रखोगे ना और अपना आपको ईमानदार रखोगे, यू वर्क एज ए फैमिली फॉर द प्रोडक्शन हाउस ना, यू शुड बी प्रोडक्शन फ्रेंडली। अगर आप ही अपना इतना पैसा बना रहे हो, उसमें और एक पिक्चर बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि आप आर्म ट्विस्ट कर रहे हो किसी को ना, सही बात है, आप किसी को आर्म ट्विस्ट कर रहे हो। चलो अगर मैं बोलता हूँ, जैसे लोग बहुत चिढ़ाते भी, आलिम 1 लाख रुपये लेता बाल काटने का, ये करता है, वो मैं लेता हूँ, लेकिन उसके मेरी टीम तो वो नहीं ले रही ना जो शूट पे आ रही है। जब मेरी ज़रूरत होती है और मेरी फीस है, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है वो चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी से 3 लाख ले रहा हूँ और आपसे 1 लाख ले रहा हूँ, किसी से 2 लाख ले रहा हूँ, किसी के एक फ़ी है, टैरिफ कार्ड जैसा होता है ना, ये फ़ी है। अभी यहाँ से अगर आप लंदन जाओगे तो एयर इंडिया या ब्रिटिश एयरवेज से एक फ्लाइट का टिकट का है ना, आप बोलोगे अरे इससे ज़्यादा टिकट का पैसा लिया, इससे कम लिया, उससे ज़्यादा लिया, तो वैसे ही एक ही फ़ी रहती है ना, वैसे ही मेरा भी एक ही फ़ी है, सबको पता है। सो इफ़ यू कॉलिंग मी, यू आर वेल प्रिपेयर्ड दैट हाउ मच वी आर गोइंग टू स्पेंड व्हेन वी आर कॉलिंग आलिम एंड हाउ मच वी आर गोइंग टू स्पेंड व्हेन वी आर गोइंग टू कॉल आलिम्स टीम। तो वो जो फीस है वो चेंज नहीं होती मेरी लास्ट पिक्चर हिट होने से या फ्लॉप होने से। मेरी तो सारी पिक्चर हिट हुई हैं, 99% तो काम मैं ही करता हूँ। तो मुझे तो हक से आर्म ट्विस्ट करना चाहिए लोगों को, अगर देखा जाए तो ऐसा, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ, इसलिए इज्जत रहती है, इसलिए वैल्यू रहती है, इसलिए दोस्ती रहती है, इसलिए छाती ठोक के मैं बोल सकता हूँ कि मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, ना कि मैं किसी को आर्म ट्विस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप आर्म ट्विस्ट करोगे ना तो आपसे एक बार तो काम करा लेंगे, बाद में नहीं कराएंगे। वो तो बोलेंगे इंसान की इज्जत ही नहीं, इसका काम ही नहीं करना। तो एक आदमी ने काम नहीं किया, दूसरे आदमी ने काम नहीं किया, तीसरे, तो आप आउट ही हो गए ना, क्योंकि कोई आपके साथ काम ही नहीं करना, क्योंकि आप झूठे इंसान हो। लालच में आपने, लालच है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अभी कर सकते हो, क्योंकि आपकी पिक्चर हिट हुई है, अपने एनिमल दी, छावा दी, जेलर दी, ये दी, वो दी, प्राइस बढ़ा दो। नहीं, वही प्राइस है। सर टेल मी, ये जो प्राइस है लाइक 1 लाख हमने हर जगह देखा, दिस इज फॉर 1 हेयर कट? यस, 1 हेयर कट। अगर लाइक हम जैसे कॉमन इंसान भी जाता है और कॉमन, मेरे लिए कोई कॉमन नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई स्टार नहीं है, सब एक ही है ना। मेरे लिए तो क्लाइंट ही हो ना। हाँ, कोई भी हो मेरे लिए तो क्लाइंट है वो उससे स्टैचर का लेना देना नहीं है ना। कोई भी आए मेरे लिए क्लाइंट है। तो मतलब अगर विराट कोहली कराए तो कोई भी सब क्लाइंट ही है मेरे लिए ना। मतलब कोई भी है, कोई भी अगर मेरी कुर्सी बैठा है, अगर मैं उससे पैसे ले रहा हूँ, दोस्त है अलग बात है, दोस्ती यारी में मैं कभी पैसे लेता नहीं हूँ। अगर मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट का काम है, तो मेरी फीस वही है। अगर मेरा दोस्त कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, वो फिल्म बना रहा है, ठीक है, वो ऑब्वियसली फिल्म खुद भी पैसा कमाएगा ना, राइट, तो फिर मेरी भी फी है उसमें। फिर वो मेरे से फ्री में काम नहीं कराएगा ना, कि खुद तो कमा रहा है ना, तो मेरा फिर फायदा उठा रहा है वो। तो दैट फिर दे ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल ना, कि हम अगर आलिम को यूज़ कर रहे हैं, हम भी तो पैसा कमा रहे हैं उसमें, तो ही शुड गेट हिज फीस, राइट। तो ऐसा है।
अगर मेरा आपसे रिश्ता बन गया, ठीक है, मेरा आपसे रिश्ता स्ट्रांग है, दोस्त है, तो फिर क्या पैसा? जैसा कला में कोई पैसा नहीं होता ना, ये तो वैल्यू मेरी है, मैं कुछ भी बना लूँ उसकी। मैं बताऊँ, अगर मैं 5 रुपये लूँ बाल काटने के, मैं 5 लाख लूँ बाल काटने के, बाल तो वही काटूंगा जितना जो आता है मुझे। Am I right? अगर आप बोलोगे अमित जी को या शाहरुख खान को या नसीर साहब को कि 5 रुपए वाली एक्टिंग करो और 5 लाख वाली एक्टिंग करो, एक्टिंग वही करेंगे जो आती है, वही रहेगा। 5 रुपए हाँ? सही बात है, राइट है, करेक्ट है। 5 रुपए वाली कोई एक्टिंग नहीं होती ना, कला में ऐसा होता नहीं है, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो यही है कि मेरा कुछ जाता नहीं है, पानी का स्प्रे जाता है, पानी की कोई मूल नहीं है, जो भी वैल्यू है वो प्राइसलेस, आर्ट की वैल्यू प्राइसलेस होती है, तो आप कितना भी लगा लो उसके ऊपर। ये होती है कि आप वैल्यूएशन पे लगाते हो कि चलो इतना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टैप है, मैं 1 को 2 भी कर सकता हूँ, मुझे पता मुझे दे देंगे, लेकिन मैं रिपीट वैल्यू में बिलीव करता हूँ। मैं रोज़ काम करना चाहता हूँ, पूरे टाइम काम करना चाहता हूँ और सबके लिए काम करना चाहता हूँ। तो 1 लाख टेक्निकली तो बहुत अफोर्डेबल है लोग, इसलिए करा भी रहे ना कब से। सही बात है, इतने तो कराते ही नहीं। एक्चुअली सर ये पूरी न्यूज़ आई थी जब विराट का आपने लुक किया था, और उसके बाद ही ये न्यूज़ सामने आई, और उसके बाद ये हल्ला मचा था उसके बाद ही। लेकिन ये लोग नहीं देखते कि क्या टैलेंट लेकर आ रहे हैं और कितना स्ट्रगल रहा है। यार सी टैलेंट है भी। एनिमल मूवी में लाखों रुपए खर्चे किए हैं मेरे ऊपर उन्होंने, सीडिंग करते करते करते। तो कभी 1 लुक, कभी 2 लुक, कभी 3 लुक, तो आप वो दिख भी रहा है ना पिक्चर में। आप वही फिल्म का ट्रेलर काट दो नॉर्मल बाल में, ये दिल है मुश्किल वाली हेयर स्टाइल लेके, जो रणबीर कपूर की नॉर्मल हेयर स्टाइल है, वो लगेगा वो लुक एनिमल का? लुक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब पोस्टर कटता है ना, सिर्फ फेस दिखता है, फेस पे क्या दिखता है? दाढ़ी और बाल, बाकी कुछ नहीं दिखता है, कॉस्ट्यूम भी बाद में आते हैं। सो योर हेयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ कैरेक्टर। हेयर स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप नंगे भी हो जाओ ना, स्क्रीन पर नंगे भी हो जाओ, बाल का क्या करोगे? बाल तो दिखेंगे ही ना। यस, कॉस्ट्यूम नहीं है, बट हेयर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। सर आपने बोला हेयर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इससे मुझे याद है कि आजकल जो है लाइक इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, ये बहुत अच्छी चीज है कि एक्टर्स बहुत ज्यादा अब हेयर पैच व्हाट वी कॉल लगा रहे हैं, और रेदर देन गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, या हेयर ट्रांसप्लांट, ये सब सर्जरीज जो होती थी। मैंने किसी हीरो को नहीं देखा हेयर पैच पहनते हुए, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक सबके अपने बाल है। कोई ऐसे बहुत सारी अफवाहें चलती है कि ये हेयर पैच पहनता है, ये विग पहनता है, बल्कि मेरे बाल नकली है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ लोगों को, लेकिन मैंने किसी हीरो को नहीं देखा ऐसे विग कि मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं ऐसे मैसेज, अरे यार उसकी विग अच्छी है। मैंने विग नहीं, असली बाल है, बहुत सारे बाल है, कुछ विग नहीं है। आपको ऐसा लगता है, बट हमने सुना है ऋतिक रोशन, कपिल शर्मा, कोई नहीं, सब असली बाल है बॉस। ये मैं बाल काटता हूँ, बाल ऐसे उड़ेंगे नहीं हवा में, चॉपर शॉट में, ये सब असली बाल है और अच्छे खासे बाल है। ऐसे नहीं कि बाल नहीं है, बहुत अच्छे बाल है। ओके, तो इट्स नॉट एवरीबॉडी दे हैव गुड हेयर। ये है नकली बाल, समझ में नहीं आ रहा। समझ सर में नहीं बहुत सूट हो रहा है आप पर। एक मेरे बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट आई है सर के पास, रजत शर्मा। हाँ, रजत जी के जो बाल, यस रजत जी के भी बाल की है। और सलमान भाई ने मुझे फ़ोन किया था कि रजत के बाल कर दे यार अच्छे। then I met him and when Salman got me introduced to him, and then he's very sweet, and then I flew to Delhi for him. Okay, first I met him in Bombay, and when I styled him, so Salman Bhai was also on video call when I was styling him, and he was checking everything, that how I'm styling him and everything. So what I like about Salman Bhai is like he's so passionate, and he loves his friends so much, and he's very cute. I feel he's very very cute. There are very rarely you will find this kind of human being. बहुत कम मिलेंगे इस तरह के लोग जो इतने खूबसूरत होते हैं, अपने दोस्तों के लिए जो कुछ भी करते हैं। और नहीं तो लोग नहीं तो वो करते हैं ना कि बता देते हैं, अरे इनसे करा लेना यार, अच्छा है,
पता है ऐसे कौन होता है जो कि सब देखते रहता है क्यूटली एंड वीडियो कॉल में, मतलब ऐसे एंड सो स्वीटली, आलिम ऐसे नहीं, ऐसा कर दे थोड़ा और अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे कर दे। अच्छा, वहां से गाइडेंस दे रहे हैं। सो स्वीट इट इज, मतलब ही इज टू स्वीट। एंड रजत जी एंड हिज वाइफ ऑल्सो रितु, दे बोथ आर वेरी स्वीट। जो हॉस्पिटैलिटी भी जो उनकी है घर के अंदर, ही इज वेरी स्वीट। एंड व्हाई ही इज बिकम सच अ लेजेंडरी मैन, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। सो रजत जी बहुत बहुत स्वीट इंसान है, बट उनको मुझे मिलाने वाले हैं सलमान भाई। तो सलमान भाई बहुत स्वीट है, ऐसे वो बहुत लोगों के लिए मतलब एफर्टलेसली चीजें कर देते हैं। मतलब बॉबी का तो आपने लुक चेंज किया, लेकिन गदर में आपने सनी देओल के दाढ़ी पे काम किया है। जी, तो गदर में ना बहुत चैलेंजिंग था कि एक तो पगड़ी पहनी है पिक्चर में, और कि कैसे वो कैरेक्टर डेवलप हो। तो दाढ़ी का कलर आप देखोगे ना, बहुत अर्दी टेक्सचर है। आप फिल्म देखोगे वो बहुत रफ और अर्दी कलर किया हुआ है हम लोगों ने। ऐसा नहीं कि वो कलर दाढ़ी काली दिखती है या ब्राउन दिखती है, बहुत डस्टी है वो। तो जो वो आदमी का स्ट्रगल है ना, वो उसकी दाढ़ी से दिखता है। एक ट्रक चलाने वाला कैसा हाँ, यस। तो जो सन किस्ट कलर है ना, वो आपको नजर आएगा। आप फिल्म देखोगे ना तो वो दिखता है। तो वो क्रैक करना थोड़ा मुश्किल था, तो वो हमने फिल्म से पहले बहुत ट्राई किया था। लेकिन इसमें भी इतने इसमें भी वही कह रहा हूँ कि हर चीज़ पे ना दाढ़ी का टेक्सचर कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, वो उसमें जो वो रोमांस करेगा तो कैसा लगेगा, गाने गाएगा तो कैसा लगेगा। कोई चीज़ ना आपको रिपल्सिव नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप 2.5 से 3 घंटा उस कैरेक्टर के प्यार में हो। राइट। तो बंदे के प्यार में जब आप हो, और पगड़ी पहनी हुई है, ठीक है, बाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोमांस में। बहुत कम हीरो हैं जो सरदार रोल प्ले करते हैं। यस, समझ रहे हो? हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और साउथ इंडियन कोई तो सरदार प्ले करने से सबसे पहले दूर भागते हैं कि वो सबसे पहले सोचता 5 गाने रहेंगे, 5 गाने में मैं रोमांटिक कैसे लगूंगा, मेरे बाल तो उड़ेंगे नहीं जब ब्लोर मारेंगे। राइट। कि बाल तो उड़ने चाहिए ना ऐसे, सही बात। उड़ेंगे नहीं तो मैं कैसे रहूंगा। बट गदर में सनी देओल लगता है, तो ऑब्वियसली फ्रेंचाइजी भी है, तो आपको एक पुराना फिल्म का एक सपोर्ट मिलता है, लेकिन स्टिल दिस वाज आफ्टर 20 इयर्स। जनरेशन चेंज हो गई है, नए बच्चे पैदा हुए हैं, वो कैसे रिलेट करेंगे। तो वो मुझे क्रैक करना बहुत ज़रूरी था। तो हुआ। तो आप देखो सनी देओल लगता है अभी जाट फिल्म में जब लुक किया तब अलग किया हमने, तो जाट में और गदर में एकदम अलग है। तो जाट में भी सनी इज लुकिंग वेरी शार्प, सनी भैया लुक एकदम शार्प लग रहे, दाढ़ी वाड़ी। जाट का लुक भी लोगों को बहुत पसंद आया। तो लुक तो ऐसा एज फैक्टर नहीं है, ही इज एक्चुअली अराउंड व्हाट 67, बट लुक एट हिम, हाउ शार्प ही लुक्स। वो एक आप देखोगे हीरो, उनकी एज के जो हीरो हैं वो वैसा सेंट्रल कैरेक्टर नहीं कर रहे जो सनी देओल कर रहा है। वो अभी भी हीरो है, 40 साल से हीरो ही है वो आदमी, कैरेक्टर रोल नहीं करता है वो। बाकी आप दूसरों को देखो, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने जो साथ के जो हीरो थे वो टाइम पे सब कैरेक्टर रोल करते हैं। yes, 2 सीन के लिए आते हैं चले जाते हैं, 2 सीन के लिए वो, मतलब वो ये बंदा 40 साल से बेताब से लेके जाट तक 100 करोड़ कर रही है पिक्चर, हीरो है। राज क्या है सर? इसका राज आप ही बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ देओल फैमिली। ऐसा क्या खाते पीते हैं वो जो पराठा और लस्सी पराठा लस्सी नहीं, पैशन, जैसे 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 मैंने कहा ना, सुनिए, तो दारू सिगरेट से दूर रहना, पैशन फॉर फिल्म मेकिंग, पैशन, अच्छे इंसान रहना, फोकस रहना। वो देखो हिट फ्लॉप तो रहती, लेकिन एक कोशिश है क्या करना। अगर आप कुछ चाहते हो ना पाना, तो आपको मिलती है, तभी आप सुपरस्टार भी रहते हो। अगर आप जो बनना चाहोगे ना, जो करना चाहोगे और हिम्मत नहीं हारोगे, तो आपको मिलेगा। अभी नहीं तो कल मिलेगा, कल कोशिश करते रहो। तो शाहरुख खान भी सुपरस्टार है ना, अमिताभ बच्चन भी सुपरस्टार है ना, इनको कोई हिला नहीं सकता है। राइट। बच्चे आते हैं, 4-5 हिट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, कूल बनते हैं, ये एडिटोरियल करते हैं, वो करते हैं, फिर 2 फ्लॉप होती गायब हो जाते हैं हमेशा के लिए, फिर कभी दिखते ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे हीरो हैं जिन्होंने 8-8, 10 हिट दिए लाइन से, और अचानक से गायब हो गए इंडस्ट्री से, आज कहीं है ही नहीं वो, बल्कि बम्बई छोड़ के चले गए हैं। ऐसे हीरो हैं कि बॉम्बे में ही नहीं रहते, वो चले गए हैं।
मैं जानना चाह रहा था, धोनी की बात कर रहे जी। थे, विराट कोहली की बात जी। थे, आई गेस ईशान शर्मा का भी आपने किया। जी सब 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 Yes, सब yes. ईशान किशन सब सब उसमें भी आप ऐसा सोचते हैं कि अगर ये फील्ड पे बॉलिंग कर रहा है तो ये लुक आएगा, ये कैमरे में अच्छा डेफिनेटली लगेगा। डेफिनेटली। मैं जब धोनी सर के जब बीच में लंबे बाल किए थे तो एक एआई था, अच्छा, तो धोनी सर ने भी वो मतलब अपने आईपैड में रखा हुआ था, तो मुझे दिखाया दे गाली में ऐसा है। मैंने ठीक है ये करते हैं हम लोग, फिर 1 साल लगेगा होने में, 1 साल तक अपन काटेंगे नहीं, बाल बढ़ाते हैं हम। तो फिर काटा नहीं, वो एक्चुअली किसी ने पेंटिंग की हुई थी। ओके, पेंटिंग का भी वो एआई था, मतलब पेंटिंग का भी वो एक फेक एआई था। वो तो फेक चीज़ है, बोले तो फेक को रियलिटी में कैसे करें। तो हमने वो एआई से इंस्पायर होके बाल लंबे करना शुरू किए, फिर वैसे हाइलाइट्स किए, वैसा कलर किया, वैसे वेव्स क्रिएट किए। जब वो मैंने फोटो अपलोड किया, 1 साल मतलब 1 साल लगे हो बाल, उन्होंने 1 साल बाल नहीं कटाए, वहाँ भी कराची में भी तो बाल नहीं कटाए। बोला आलिम मैं बॉम्बे आता हूँ तो थोड़ा ट्रिम करते रहेंगे। मैंने ठीक है। जब फोटो अपलोड की, वो भी मैंने खींची थी ऑब्वियसली, मुझे जैसे मैंने कहा मुझे मजा आता है फोटो खींचने में। जब मैंने वो फोटो डाली, पूरा इंटरनेट हिल गया था। धोनी 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 हेयर स्टाइल, मतलब वायरल, हर एक बार्बर शॉप के बाहर महेंद्र सिंह धोनी की फोटो, ये है कट, ये है कट, ये है कट। 40+ तो लग ही नहीं रहे थे सर। नहीं सर, वैसे भी उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है ना। बस फिर वो जब वो लुक हिट हो गया, फिर हमने सोचा कि अभी छोटे करते हैं, अभी इसको ये लुक का कैसे तोड़े ताकि लोगों, तो बस लंबे छोटे ये वो हम करते रहते हैं, लोगों को पसंद आता है लुक। और धोनी इतना बहुत एफर्टलेस है, मतलब हर चीज़ में ना बहुत कूल लगता है उन पे चीज़ें। एफर्टलेस तो दूसरे लोग भी है, विराट कोहली भी है, केएल राहुल भी है, हार्दिक भी है, तो इन सबके करता हूँ। हार्दिक की भी स्टाइल काफ़ी फेमस होती है, श्रेयस अय्यर की भी फेमस होती है। बट धोनी इज कैप्टन कूल। धोनी इज़ वेरी कूल, मतलब बोलो ना कि वो बहुत एफर्टलेस है। जब मैं उनकी फोटो भी खींचता हूँ बहुत कूली खिंचाते हैं, ज़रा भी कुछ वैसे भी कुछ, मैं रील भी बनाता हूँ उनकी, सब लोग ये बोलते हैं कि आलिम यार तुम मतलब सॉलिड हिम्मत है, मतलब कोई करता ही नहीं है, मतलब धोनी को तो ऐसा यूज़ कर रहा है कि रील बना रहा है, ये कर रहा है। ही इज़ नेवर मेड एनीथिंग लाइक दिस बिफोर विद एनीबॉडी। आप अगर उनकी एक रील देखोगे, चश्मा लगा रहे हैं वैन के अंदर, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बस मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ उनको कि वो उठाओ, मैं ले रहा हूँ, कि मैं कोई शौक में, मेरे अंदर का जो सिनेमेटोग्राफर है वो जाग जाता है इन लोग सब लोग को देख के कि चलो मैं बनाता हूँ ऐसे। और जब मैंने अपलोड भी की ना, वो इतने मिलियंस व्यूज हुए वो रील के, लोगों को बहुत अच्छी लगी। राइट, तो आई लाइक डूइंग ऑल दिस थिंग। अभी जब मैं दुबई भी गया था अपना, जब ये वर्ल्ड कप चल रहा था बाल काटने के लिए विराट के, तब मैंने दुबई में विराट की फ़ोटो खींची ऐसे ही, और फिर अपलोड की। फिर वो हैकट भी इतना फेमस हो गया। तो मैं हमेशा फ़ोटो नहीं खींचता हूँ जब भी बाल काटता हूँ। जैसे अभी भी जब आरसीबी जीती तो अहमदाबाद हमारा हेडरसर गया था बाल काटने के लिए फाइनल से 1 दिन पहले। तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा फ़ोटो खींचते हैं और अपलोड, कभी जब मन हुआ तब, और वो भी परमिशन लेके सब लेके तब अपलोड करता हूँ मैं। ऐसे कुछ भी अपलोड नहीं करता हूँ किसी के बारे में, या किसी की फ़ोटो कि रैंडमली मैंने फ़ोटो खींची और अपलोड कर दी। मैं हमेशा सबसे परमिशन लेता हूँ कि मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, फ़ोटो डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ। देन जैसे कि आलिम प्लीज़ डू गो अहेड। बट सर कोहली का क्या रहता है प्रोसेस, मतलब वो किस तरह से रहते हैं इन्वॉल्व? कोहली का सर एक और चीज़ है कि लाइक उनका जो फेस का शेप है थोड़ा अलग है। तो लाइक वो पहले बहुत अलग दिखते थे विराट कोहली, और अब बहुत अलग दिखते, और उस पे कहीं ना कहीं उनके हेयर कट का भी योगदान है। तो कोहली को आपने, कोहली ना हमेशा देखो, कोहली विराट कोहली जब से वो क्रिकेट फील्ड में आए तब से वो एक स्टाइलिश क्रिकेटर ही रहे हैं। जब वो यंग भी थे ना, अंडर 18 खेलते थे, जैसी वो 18 साल की उम्र में भी जब वो आए थे, वो सबसे अट्रैक्टिव प्लेयर ही रहे हैं। जब वो यंग भी थे तब भी लोग उनकी स्टाइल से बहुत अट्रैक्ट होते थे। ही इज़ ऑलवेज बीन अ गुड लुकिंग मैन, बट ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट मैच्योरिंग, आपके जो आपकी चॉइसेस होती है वो थोड़ी फिल्टर होते रहती है, आपका स्टाइल चेंज होते रहता है, आपका अप्रोच चेंज होते रहता है। पहले वो थोड़ा टेक्सचर बाल रखते थे, थोड़े यहाँ पर कान पे थोड़े रखते थे, ऐसे यहाँ से एनिमल रखते थे, थोड़े स्पाइकी रखते थे। और मैं उनके बाल 15 साल से कर रहा हूँ, 15-16 साल हो गए हैं, ठीक है। फिर तब वो दाढ़ी नहीं रखते थे, तो भी सारे आते थे गैंग मेरे सैलून में। मैं आपको पुरानी फ़ोटो भी दिखाऊंगा इनकी, यूवी, ज़हीर खान, विराट,
और ये ईशान, ये सब ऐसे ही चक्कर मारते मारते आते थे, चलो आलिम के यहाँ, चलो आलिम के यहाँ। अच्छा। हाँ, तो ये सब गैंग एक साथ ही आती थी। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट नहीं लेते क्या? नहीं, एक आता था, बोला क्या विराट आया है, हाँ। फिर यूवी पाजी बोलते थे मैं भी आ रहा हूँ, हाँ। फिर दूसरे बोलते मैं चलो मैं भी आ, जहीर बोलता जैक्स बोलते मैं भी आ रहा हूँ, हाँ। सब एक साथ बैठ के कटाते हैं। तो मतलब और ये शुरू से चलते आया है और ये अभी तक सब आते ही हैं, मतलब सारे ही क्लाइंट है अभी तक। और अगर ये कभी ट्रैवल भी कर रहे होते हैं अब्रॉड, जैसे अभी लंदन गए हुए हैं, तो भी मैं ही लंदन से जो मेरे दोस्त हेडर्सर है मैं उनके पास भेजता हूँ, या वो उनके सामान जाते हैं, तो मेरे कोलैब में ही सब रहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, वहाँ खेलते हैं, तो मैं ही उनको, मुझे ही फ़ोन करता है कि आलिम ऑस्ट्रेलिया में तेरा कोई दोस्त है जो बाल काट सकता है, या लंदन में तेरा कोई दोस्त है जो बाल काट सकता है, तो वो सब मैं ही करता हूँ। ऐसा नहीं कि वो कहीं खुद रैंडमली बाल कटाते हैं, ट्रस्ट हो गया शायद। हाँ, तो ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं खुद बाल कटाते हैं, तो मैं ही मेरे दोस्तों को भेजता हूँ जो लंदन में या अमेरिका में है, या ये जो मेरे अच्छे हेडर्सर दोस्त हैं जो हुआ गुड बाबर्स और हेडर्सर, मैं फिर उनको प्रोवाइड करता हूँ, फिर वो जाते हैं, फिर मुझे वीडियो कॉल करते हैं कि आलिम देख ली बाल बराबर। हाँ, तो ऐसा होता है। तो ये हमेशा ऐसे ही रहा है। वो आपसे बियर्ड के लिए भी टिप्स लेते हैं, लाइक विराट कोहली? मेरे ख्याल नहीं, विराट इज अ वेरी स्टाइलिश मैन। बियर्ड वो खुद शेप करते हैं, अच्छा। वो इतने उस्ताद हैं, हल्का सा कराते हैं वो, बाद में वो सब खुद करते हैं। उनका खुद को दूसरों के बाल भी काट सकते हैं ऐसे, उनका हाथ बहुत साफ है। मैं आपको बताऊं, एक सचिन पाजी, सचिन तेंदुलकर, हिज आई इज सो शार्प। सचिन तेंदुलकर सर भी सबके बाल काट सकते हैं। ओके। वो जब मैं भी उनके बाल कुछ 20 साल से काट रहा हूँ, वो जब ट्रिप पे जाते थे वेस्ट इंडीज है, वो सब अपनी टीममेट के बाल काटते थे वो। सचिन तेंदुलकर, यस। अच्छा। उनको ही इज वेरी शार्प। वो अपने बाल बड़े नॉर्मल रखते हैं। हाँ, मतलब कोई ऐसा लगेगा कि आपको वेवी, मतलब शार्प इन उनका माइंड, स्टाइल को लेके एस्थेटिक्स होते हैं ना, फोकस उनका बहुत स्ट्रांग है। उनको एक एक स्ट्रैंड का एक चीज का नॉलेज है। आपको देख के लगेगा कि नहीं, तो कभी दाढ़ी भी नहीं रखते, क्लीन शेवन रहते हैं, बाल भी वेवी है, लेकिन इंसान का जो माइंड है ना वो बहुत शार्प है। उनको फैशन और स्टाइल के बारे में सब पता है, और कितना कंट्रोल रहना है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट है। कि कितना वो कैरिड अवे नहीं होते लोगों से कि वो क्या कर रहा है तो मैं भी वो करूं, वो क्या, बाकी सब देखो, ये क्या कर रहा है तो चलो मैं भी ये रखता हूँ, वो क्या कर रहा है सब करते हैं। Why Tendulkar is iconic? Because he's followed what he believes in, and that's why he stands out. ऐसा सचिन तेंदुलकर है, मतलब वो हर चीज में मतलब बहुत कंट्रोल रहा है, और वो है, ही इज वेरी नॉलेजेबल। सो विराट कोहली की जो दाढ़ी है ना और जो बाल है, वो ही नोज ऑल्सो कितना मुझे हाई फेड जाना है, कितना लो फेड जाना है, और कब जाना है, कौन से मैच में जाना है, कौन सी एड में क्या रखना है। तो एड में मोस्टली प्रिफर्स लिटिल सॉफ्टर है, कि ज़्यादा फेड नहीं होना चाहिए। जैसे कोई मैच आता है तो ही गोज फॉर लिटिल मोर फेड, कि पता है कि एक मैच के बीच में बाल नहीं काट पाए तो बाल ज़्यादा दिन चलने चाहिए, कितना फेड होना चाहिए, कि अगर मैं स्वेट होने वाला हूँ तो कितने बाल छोटे होने चाहिए। हमने बाल लंबे करने की बहुत कोशिशें की है सालों से, विराट और मैंने इतनी कोशिश की है बाल लंबे करने की, हम कर ही नहीं पाते। थोड़ा कर, क्योंकि पसीना इतना आता है, हेलमेट में इतने देर बैटिंग करते हैं, मतलब होता ही नहीं है। बट विराट को करना है बाल लंबे। हाँ, कब से कोशिश करते हैं हम लोग, की भी एक बार बीच में, हम लोग बीच में एक बार लंबे किए तो ऊपर से फुल फिर थक जाते हैं, बोले काट देते हैं। कि बहुत पसीना आ रहा है मैच के बीच में, इसमें ऑब्वियसली ही बैट्स फॉर सो लॉन्ग ऑन द फील्ड, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा देर वो रहता है। तो सारे क्रिकेटर्स होते हैं ना, स्पोर्ट्समैन, तो मोस्टली शार्प और छोटे बाल ही रखते हैं। अभी केएल राहुल ने थोड़े लंबे किए हैं बाल। आपने क्रिकेटर किए हैं, फिर एक्टर, साउथ, ये सब किए, आपने अनंत अंबानी की शादी में भी स्टाइल किया है सर? जी, किया है ना। मुझे उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना है। लाइक शादी एक मूवी अलग होती है और डेली लाइफ में हमें जो कैरी करना है, हेयर कट अलग है, शादी के लिए नहीं, मैं उनके तो अंबानी फैमिली में तो कुछ 10 साल से बाल काट रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पुराने रिश्ते हैं, और मुझे रणबीर कपूर नहीं मिलाया था उनसे, कि रणबीर ने फ़ोन किया था कि अलीम प्लीज़ डू दिस फॉर मी, तो सिंस देन वी हैव बीन पार्ट ऑफ इट। और दे आर वेरी स्वीट, they are very very humble, very sweet people, and
और मैं कब से करते आ रहा हूं, तो जब मैं शादी भी कर रहा था मेरे लिए कुछ ऐसा कुछ था नहीं कि लोग बड़े एक्साइट हो रहे थे कि अरे आलिम तू इधर जा रहा है, तेरे लिए प्लेन बुक हो रहा है, तेरे लिए वो हो रहा है। तो मेरे लिए तो नॉर्मल ही था, क्योंकि मैं वैसे भी मैं काफ़ी बार ऐसे हो चुका है जो मेरे सिंगल बंदे के लिए चार्टर्स बुक होते हैं इधर उधर। एक बार मैं एक फिल्म की शूट कर रहा था, उनको पता है कि इधर कोई प्लेन ही नहीं जाता है और मुझे वापस आना था शाहिद कपूर के लिए, तो रामचरण ने मेरे लिए एक प्लेन बुक किया था। मैं अकेला वो प्लेन में आया, चार्टर बुलाया, चार्टर पार्क करके रखा, सुबह काम किया, चार्टर एयरपोर्ट पे था, फिर शाम को मुझे लेके आ गया बॉम्बे। तो और अम्बानी सर भी यही करते हैं, लोग कुछ है तो आलिम के लिए बोलो जामनगर एक चार्टर भेज दो, वो आ जाएगा, फिर चार्टर से वापस चले जाएगा। एंड दे वेरी काइंड, दे वेरी स्वीट। एंड तो बालों में तो ऐसा कुछ डिफरेंट होता नहीं है। सर कंसर्न रहता होगा ना कि लुक पॉइंट है कि आपको उसमें भी थीम बताया गया था, लाइक उस हिसाब से सेट करना था। हाँ, और मूड बोर्ड होता है। शायद राधिका के इसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट था। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ अनंत, आकाश, आनंद, ये तीनों के बाल कर रहा था। ओके। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये था कि मुझे जो अलग अलग स्टाइलिस्ट थी, अनायता थी, ईका थी, तो कितनी मुझे 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 हाँ, टीम कितने लोगों की गई थी? मेरी टीम बड़ी टीम थी, क्योंकि काफ़ी लोगों के बाल भी कर रहे थे, तो मेरे सलून से भी काफ़ी लोग गए थे। और सिंपल बाल तो सिंपल ही थे। हाँ। क्योंकि कई बार तो पगड़ी में चले जाते हैं बाल। हाँ। और जब बाल दिखे तो फोटोशूट में बाल दिखते थे, क्योंकि एक फोटोशूट भी होता था। फोटोशूट तो सब करते हैं, हम भी तो ज़माने से चलता आ रहा है कि शादी के टाइम पे फोटोग्राफर आता है, फोटो खींचता है, तो यहाँ भी फ़ोटो खींचे थे और वही पोस्ट करते थे फोटोग्राफ्स। तो मैंने भी वो पोस्ट किए थे काफ़ी फ़ोटो। तो बाल बहुत सिंपल थे, मुझे पता है मूड क्या है और बालों में क्या करना है, इतना मुझे पता। हल्का सा ग्लॉस रखना है, हल्का सा एफर्टलेस रखना है। एंड आकाश ना बहुत चिल्ड आउट लड़का है। अच्छा। और अनंत भी बहुत चिल्ड आउट है। तो अनंत को मैंने खाली ये बोला था कि हम लोग पूरी शादी में ना मैन बन रखेंगे, थोड़ा सा एक अलग अप्रोच लेंगे, बाल खुले नहीं छोड़ेंगे। हाँ। तो एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट लेके चलते हैं। तो अगर आपने शादी देखी, शादी के फोटोग्राफ्स देखे, तो अनंत ने ना सब जगह मैन बन डाला था। मेरे बाल पीछे खींच के मैन बन डालता था। तो जब मैंने पहले 2 दिन किए तो सबको अच्छा लगा घर में। तो फिर सब जितने स्टाइलिस्ट थे सब लोगों ने कि ये मूड रखते हैं पूरी शादी का। अच्छा। कि अनंत के बाल ना पूरी शादी में इस तरह से रहेंगे। तो मैंने थोड़ा टोंग भी किया था पीछे से, वेव्स, थोड़ा सा पीछे से वेव्स भी क्रिएट किए थे, तो वही मूड रखा था, तो सबको अच्छा लगा। तो अनंत के बाल जो रियल लाइफ में रहते हैं और शादी में बहुत अलग थे। हाँ, डिफरेंट थे। जी डिफरेंट थे, क्योंकि मैंने मैन बन बांधा था उनका हर पोर्शन। तो रिसेप्शन में भी अलग बाल थे। तो हाँ, तो मैं गेस्ट भी था, हेयर ड्रेसर भी था। तो ऐसा था, मैं बाल बनाता था, तैयार करता था और फिर कपड़े चेंज करता था। और फिर कई बार मैं साथ में घर में कपड़े चेंज करके हम लोग साथ में निकले अलग अलग गाड़ी में। तो ऐसे शादी में जो ये आई थी किम करदाशियन वगैरह, सब थे, सब साथ में थे हम लोग। हाँ, सब साथ में थे, सारे शो साथ में देखे, बहुत मजा किया। मतलब उनकी शादी, मतलब क्या बज़ इट्स लाइक ए ड्रीम। क्या बज़ हुआ था वो पूरी बज़। और लाइक सालों साल याद रखेंगे लोग शादी। हाँ, बट क्या है ना, वो इतने सारे गेस्ट होने के बाद भी इट फील्स लाइक यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी और प्यार, मतलब ऐसा नहीं कि आपको शादी में बुलाया, हाँ, ऐसा नहीं है। इट फील्स लाइक कि आप ही, सिर्फ आप ही को बुलाया शादी में, इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मतलब इतने हजारों करोड़ों लोग आने के बाद भी इतने प्यारे, थकते नहीं है लोग। इतना इंपॉर्टेंस सबको दे रहे, इतना प्यार दे रहे, तभी मेरे ख्याल से ऊपर वाला भी देता है। हम कितना भी लोगों को बोले कि छप्पर फाड़ के मिलता है, ये मिलता है, ऐसा नहीं है। आपका एफर्ट कैसा है, आप कैसे हो, आपके लिए फिर लोग अवेलेबल भी होते हो जब आप इतनी इज्जत देते हो, इतनी मोहब्बत देते हो। वही मैं कह रहा हूँ ना, एनर्जी, जब आपकी एनर्जी अच्छी है, आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, तो पीपल आर रेडी फॉर यू एनी टाइम, दे अवेलेबल फॉर यू, बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। तो लोग इरिटेट होते हैं, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों जाऊँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा नहीं है, दे आर वेरी स्वीट। हाँ, हमें ये बहुत लोग ने एक्चुअली बात की सैलर से, उन्होंने बोला उन लोगों ने मेक श्योर किया कि लोग वेलकम्ड और अपनापन फील करे। ये सब नहीं करते सर। हाँ, देखिए, एक तो आप एजेंसी हायर करते हो, ठीक है, कि एजेंसी है, दे टेकिंग केयर ऑफ यू, वो तो होती है। आप खुद कितना एफर्ट डाल रहे हो? करेक्ट। एजेंसी तो है ही, लेकिन एजेंसी तो गेस्ट रूम, आपका ये, आपका खाना पीना, ये सब, आपका ट्रैवल, आपका टिकट, ये सब अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद का जो है, आपकी शादी, आप बिजी हो, फिर भी आप लगे पड़े हो। खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया, मंगाओ। मतलब कौन करता है ये?
आप जाओगे नहीं ऐसे, आप ऐसे नहीं जाओगे, आप ऐसे नहीं जाओगे। एक दो लोग नहीं है ना, हजारों लोग हैं। ये तो हम लोगों जैसी शादी हो गई, जैसे हाँ, खाना खा के जाना, एक एक को इंडिविजुअल अटेंशन देना, वेरी नाइस। इट्स नॉट इजी, मतलब ये तो सर आप- वेरी स्वीट। ये लोग सोच सकते हैं कि वो इतने बड़े पर्सनालिटी है, आप शायद ना कुछ कहना चाहे, लेकिन कैमरे पे भी हम देखते हैं उनके ये जो गेस्चर हैं, केयर करना, गेस्ट आ रहा है उसे बाहर लेने के लिए खुद मुकेश जी आते हैं जाते हैं, वो देख के समझ में आता है कि किस तरह के आप देखो ना दूसरे बिजनेसमैन उनमें कितना फर्क है ना, मतलब है ना, तभी लोग आते भी है ना, दूसरे लोग के लिए भी जाने चाहिए ना फिर। वो लोग भी तो बुलाते होंगे ना। बिल्कुल। लेकिन ये एफर्टलेसली होता है, हर चीज़ गिव एंड टेक ना एफर्टलेस होती है। तो अगर कुछ हो रहा है तो कुछ ना कुछ कर्मा एनर्जी कुछ तो होगा ना, जो कि लोग करते हैं, रेडी रहते हैं। क्रिटिसाइज करने के लिए लोग कुछ भी क्रिटिसाइज करेंगे, बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे। आप भी बुला लो, सही बात है। बुला लो। करेक्ट। तो नहीं आ रहे, वहाँ कैसे जा रहे हैं? नहीं, अगर ये दिया होगा वो, अरे ऐसा नहीं होता है। लेन देन से कुछ नहीं होता है, मोहब्बत से होता है सब कुछ। लेन देन क्या है? लेन देन तो सब एडवर्टाइजिंग वाले भी करते हैं, जब आपको इंडोर्समेंट के लिए साइन करते हैं एक्टरों को। हाँ, आपके अभी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि लास्ट 2 पिक्चर हमारे साथ खिंचाना, एक फैमिली की फ़ोटो, एक हमारी फ़ोटो, बस वो खिंचा के चले जाते हैं। बाद में आपको हाई भी नहीं बोलते वो लोग, पैसा भी ले लेते हैं आपसे, इंडोर्समेंट भी कर लेते हैं आपका। हाँ, बाद में फ़ोटो भी नहीं खिंचाते आपसे। पैसा तो दे रहे हो ना, बट मैनेजर्स आ जाते हैं बीच में। ओनली 2 photos, ओके, नो 3 photos, नो 4 photos, दैट्स इट। क्यों करा है वो? वाई विल दे डाइल्यूट देयर ब्रांडिंग? अगर यही कराना है तो फिर वो आपसे क्यों 8 घंटे का पैसा ले रहा है इतना? सही है। वो अपने आप को फ्री में कुछ डाइल्यूट क्यों करेगा? ओके, ब्रांडिंग ऐसी ही बनती है ना। ओके सर, इतनी लंबी बातचीत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं, जी। लेकिन एक ट्रू आर्टिस्ट, नेक दिल इंसान और रिलीजन को लेके जैसी आपकी सोच है, अगर वैसी सोच सबकी हो जाए तो देश बदल जाएगा। थैंक यू सो मच रश, एंड थैंक यू नेहा। थैंक यू सो मच सर, इतना बात करने के लिए और बिंदास बात करने के लिए। सब बिंदास बात नहीं करते, आई डोंट नो दूसरे कैसे करते हैं, बट थैंक यू। मुझे बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट में हर्ष, यहाँ क्योंकि मैं बहुत कम पॉडकास्ट करता हूँ और बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन हम लोग कब से बात करे जा रहे हैं और मज़ा आ रहा है, which is very एग्जैक्टली। It's आई nice. थिंक मैं 1 घंटा और खींच सकती हूँ, बट मैं आपको जाने दूंगी। but very nice, thank you so much। Thank you so much, thank you।